तो गाइस इस सीरीज का नाम है 5 एलिमेंटल गॉड ऑफ वॉर, जिसके सभी के सभी एपिसोड्स को मैं एक ही बार में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड आई नो कि मैं ये लेट कर रहा हूँ, बट इसके आगे के एपिसोड्स कंटिन्यू आएंगे। सो इस कहानी की शुरुआत में हमें 5 एलिमेंटल कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसकी गॉडेस अपने पंच तत्वों की शक्तियों को चारों तरफ ही फैला रही थी। और हमें एक नरेटिंग वॉइस द्वारा ये बताया जाता है कि इस धरती पर पैदा होने वाले सभी लोग अपनी एक अलग ही स्पिरिट के साथ में पैदा होते हैं, जिनको कहा जाता है स्पिरिचुअलिस्ट। और इस धरती पर ना जाने कितने ही लेजेंड्स पैदा हुए, लेकिन उनमें से जो सबसे काबिल थे उनको कहा जाता था स्वॉर्ड गॉड शाओ पोजो, जो कि अपनी स्वॉर्ड की ताकत के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उनके अंदर असली गॉड्स को मार सकने की शक्ति थी। और उनकी स्वॉर्ड को कहा जाता था एक्सकैलिबर, जिसको उन्होंने रख दिया था टियानबेई सिटी के इनर कॉलेज में, जिससे कि हजारों लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जिससे कि फिर उसकी सुरक्षा में लू लिंगजी को लगा दिया गया। तभी हमें वहाँ पर आते हुए एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यान। लिंगजी उससे कहती है कि इस स्वॉर्ड को उठाने की इजाजत केवल 16 साल से नीचे वाले बच्चों को ही है, और एक इंसान अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार उसको उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप तो उस मौके को हार चुके हो। तो यान कहने लगता है कि उस वक्त में अपनी पावर्स को बढ़ाने में बिजी था, लेकिन लिंगजी कहने लगती है कि अब आप ओवर एज हो चुके हो, इसीलिए मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा यही तो असली काम है। लेकिन यान कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे किसी नियम की परवाह नहीं है, और वो सीधा अटैक कर देता है लू लिंगजी के ऊपर, और कहने लगता है कि मेरे रास्ते में अब कोई भी नहीं आ सकता। और वो मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक से उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन लिंगजी उसकी असली बॉडी को पहचान कर उसका सामना करती है, जिससे कि फिर यान गुस्से में आकर यहाँ पर अपने 8 आर्म किंग कॉन्ग को निकाल लेता है, जिसके लिए फिर लिंगजी यूज करते हैं अपनी फायर वर्ड को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट शुरू हो जाती है। यान खुद को अटैक से बचाने के लिए अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को भी बना लेता है, और फिर अपने एक पावरफुल मूव को यूज करने लगता है, लेकिन लिंगजी केवल अपने फायर बर्ड का ही यूज करते हुए यान को इस फाइट में हरा देती है। इसके बाद फिर हमें अब से 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जैंग नाम की लड़की सभी बच्चों को यह कहानी सुना रही थी। वो कहती है कि लू लिंजी पहली ऐसी प्रिंसिपल थी जिन्होंने मार्शल मास्टर यान को हरा दिया था, जिससे कि ये स्वॉर्ड ऑफ गॉड अभी भी एक असली योद्धा का इंतजार कर रही है। और मुझे यकीन है कि तुम में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि इस एक्सकैलिबर को उठाने की ताकत रखता होगा, लेकिन उसको उठाने का मौका जिंदगी में केवल एक ही मिलता है, और वो भी 16 साल से पहले। तो फिर तभी एक लड़का जिसका नाम होता है शी हुआ, वो कहता है कि मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ, और यही हमारी इस कहानी का लीड कैरेक्टर होने वाला है। शी हुआंग कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसको उठा पाऊँ या फिर ना उठा पाऊँ। तो टीचर जैंग कहती है कि बहुत ही अच्छे, अब जाओ और इस तलवार को उठाकर अपना नाम रोशन कर दो। और फिर शी हुआंग सीधा उसी स्वॉर्ड को उठाने के लिए उसके पास में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने इसको उठा लिया तो कोई भी उसको कभी भी बुली नहीं करेगा, और अचानक से इस स्वॉर्ड की काफी सारी पावर शी हुआंग की बॉडी में आ जाती हैं। और वो जैसे ही इस स्वॉर्ड को उठाने वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, और वो शी हुआंग को धक्का देकर कहता है कि इसे उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो टीचर जैंग कहती है कि अगर तुम इसको उठा सको तो उठा लो, किसी को परेशान मत करो, क्योंकि असल में ली जियांशी एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, और वो अपने इसी घमंड को लेकर उसे स्वॉर्ड को उठाने के लिए चला जाता है, और कहने लगता है कि पता नहीं ये कमजोर लोग क्यों ही इसको उठाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसके खुद के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस स्वॉर्ड को उठा भी पाता। इसीलिए वो गुस्से से कहता है कि आज अब कोई भी इस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे कि फिर टीचर जैंग अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन शी हुआंग अभी भी उस स्वॉर्ड की पावर्स के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि इस स्वॉर्ड के गॉड शी हुआंग को एक टास्क देते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी होगी ताकि तुम स्वॉर्ड गॉड के अगले वारिस बन सको। लेकिन तभी उसके पास में ली जियांची आकर उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन टीचर जैंग इस बारे में कहने लगती है कि ली जियांची अब तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, अगर तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी फैमिली से डर जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारी एक टीचर हूँ। लेकिन ली जियांची कहता है कि मेरे लिए तो आप कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन फिर तभी शी हुआंग को होश आने लगता है, और वो ली जियांची से कहने लगता है कि अब बहुत हुआ, जिससे कि फिर ली जियांची गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ली जियांची उसके इस अटैक को काफी आसानी के साथ में संभाल रहा था, जिससे कि फिर जियांची यहाँ पर अपने गोल्डन सन स्वॉर्ड को यूज करने लगता है। इसका सामना कराने के लिए शी हुआंग यहाँ पर लेकर आ जाता है अपने अर्थ स्टॉर्म बियर को, जिसको देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर शी हुआंग ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन ली जियांची कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, जिसके फिर अगले ही पल एक्सकैलिबर लोगों के फाइट कर रहे वेपन्स को मिटा देती है, जिससे कि फिर ली जियांची तुरंत यहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं इसको नहीं भूलूंगा। और टीचर जैंग भी शी हुआंग से काफी खुश होते हुए कहते हैं कि अब से तुम्हें एक जीनियस वाली पोजीशन पर रखा जाएगा, तुम्हारे लिए और भी नई सुख
सुविधाओं का भी इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब तो उसको अपने इस कॉलेज की फीस भी नहीं देनी होगी। यहाँ तक कि शी हुआंग को रहने के लिए उसका एक पर्सनल रूम भी दे दिया जाता है, जिस बात पर उसको खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या वो सच में एक नया मास्टर बन चुका है गॉड ऑफ स्वॉर्ड का। लेकिन अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तब इस स्वॉर्ड को छीनने के लिए काफी सारे लोग उसको मारने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए अब उसको अपनी ये वाली पहचान दूसरों से छुपानी होगी। तभी वहाँ पर उसके पास में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है शू यूफेई। और यूफेई उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने गाँव के जीनियस से मिलने के लिए आई हूँ। तो शी हुआंग कहता है कि असली जीनियस तो तुम हो, जिसने स्कूल जाने से पहले ही स्पिरिट रियल्म को ब्रेक थ्रू कर दिया था। तो फिर तभी शू यूफेई उससे कहने लगती है कि तुमने आज ली जियांजी को ऑफेंड किया, जो कि टियानबेई सिटी की सबसे अमीर फैमिली में से आता है। तो फिर शू हुआंग कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। तभी यूफेई उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए आई हूँ, तो मेरे साथ में मेरी एकेडमी चलो, जहाँ से तुम्हें स्किल पेविलियन में से एक स्किल मिल जाएगी। तो फिर वो दोनों ही भागते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और अब वो दोनों ही यहाँ से पहुंच जाते हैं स्किल पेविलियन में। यहाँ के मास्टर शी हुआंग को पहचान जाते हैं कि ये तो एक जीनियस है और वो तुरंत ही उन दोनों को आगे जाने का भी रास्ता दे देते हैं, जहाँ पर काफी सारी मार्शल स्किल्स रखी हुई थी। यूफेई कहती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक स्किल देना चाहती हूँ, जिनमें से एक होती है डिफेंसिव स्किल आर्मर। कुछ और स्किल होती है जो कि शू हुआंग के काम में आएंगी। वो उससे कह देती है कि तुम्हें ये वक्त रहते ही लौटानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो तुम केवल एक को ही ले जा सकते हो। लेकिन शी हुआंग जैसे ही उन स्किल्स को देखता है उसे लगने लगता है जैसे कि उसने ये सारे के सारे स्किल्स को ही सीख लिया हो। शी हुआंग उनमें से एक स्किल को चूज कर लेता है, कहता है कि मैं इसी को सीखूंगा, जिसको लेकर फिर वो दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। और जब यहाँ से शी हुआंग और शू यूफेई जा रहे थे तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और वो शी हुआंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। लेकिन वो जैसे ही उसके साथ में शू यूफेई को देखता है वो उससे डर तो जाता है, लेकिन फिर भी शी हुआंग को अपने साथ में ले जाना चाहता था। लेकिन शी हुआंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहता, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर लो और अब दोबारा से कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद फिर यूफेई हुआंग को उसके रूम पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में शी हुआंग को उसके उस मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसके कुछ स्लैशिंग अटैक्स की मदद से उसने काफी बड़े चट्टान को ब्रेक कर दिया था। वो कहने लगता है कि ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि अब तो वो लाइफ आर्मर को भी यूज करना सीख चुका था, जिससे कि उसके बियर के साथ साथ उसके बॉडी पर आर्मर भी आ जाता है, जिससे कि अब वो केवल अपने एक ही पंच की मदद से एक बहुत ही मजबूत चट्टान को भी ब्रेक कर देता है। वो कहता है कि ये रेड एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद फिर वो वापस से अपने घर के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि रात के वक्त में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्वॉर्ड गॉड के साथ में कनेक्ट हो चुकी थी। वो कहता है कि मेरे स्कूल के कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मैं पावर्स के काफी बड़े लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और तभी उसको किसी चीज की आवाज आती है जो कि असल में होती है स्वॉर्ड गॉड की। शू हुआंग सोचता है कि कहीं वो वक्त तो नहीं आ गया कि उसको स्वॉर्ड को उठाना हो, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन सभी लोगों को पता है कि ये स्वॉर्ड को अच्छे तरीके से चलाना नहीं जानता, इसीलिए वो अपने इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक भी ना हो। इसके बाद फिर वो तुरंत ही वहाँ पर पहुंचकर उस स्वॉर्ड को अपने पास में बुलाने लगता है, जो कि तुरंत ही अपनी सुप्रीम फॉर्म में बदलकर शी हुआंग के सामने आ जाती है ताकि वो उसके पास में जा सके। वो सोच रहा था कि कहीं इसके शोर से सभी लोगों को पता न चल जाए, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को एक दूसरी स्वॉर्ड में बदलकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है ली जियांजी और वो शी हुआंग से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम मुझसे दिन की फाइट में ना जीत सके तो यहाँ पर रात में प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। शी हुआंग उससे कह भी रहा था कि देखो अभी मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने अर्थ आर्मर और अपने बियर को भी ले आता है उससे फाइट कराने के लिए, इससे कि उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी होती है। लेकिन शी हुआंग काफी आसानी के साथ में उसके मूव को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद फिर ये दोनों अपने अपने सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ली जियांजी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था और फिर तभी यहाँ पर टियानबेई सिटी के सीक्रेट ड्रैगन गार्ड्स आ जाते हैं, जिसके लीडर का नाम होता है जिन वूचियन और वो कहता है कि जो भी जहाँ पर खड़ा हुआ है वो वहीं पर खड़ा रहे। लेकिन फिर तभी यहाँ पर आ जाते हैं इस कॉलेज के डीन जू और वो कहते हैं कि ये मसला हमारे कॉलेज का है, इसलिए आप लोग इसमें हस्तक्षेप ना करो। लेकिन वूचियन कहता है कि स्वॉर्ड गॉड की रक्षा करना ये हमारा काम है। लेकिन डीन जू कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये हमारा काम है, जिससे कि वो गुस्से में आ जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कॉलेज के डीन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हमें इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए कि जो स्वॉर्ड अपने गॉड को मार सकती है वो अपने मास्टर को भी खुद से चुनना जानती है, इसीलिए हमें उसके मसले में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो फिर वूचियन कहता है कि आप क्या चाहते हो, हम इसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें। लेकिन फिर तभी ली
ली जियांची कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम किसने किया है, उसके बारे में जरूर शी हुआंग जानता होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तभी उसी के सामने अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और इसके बारे में हर कोई जानता है कि ऐसे फाइटर्स अपने साथ में एक अच्छी स्वॉर्ड को लिए रहते हैं, लेकिन इसके पास में तो केवल एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड है। इसीलिए मुझे यकीन है कि जरूर ये स्वॉर्ड एक्सकैलिबर होनी चाहिए। तो फिर वूजियन तुरंत ही शी हुआंग की स्वॉर्ड को लेकर ये चेक करने लगता है, लेकिन ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा अलग थी, इसलिए वूजियन को शी हुआंग पर जरा सा भी शक नहीं होता। यहाँ तक कि अचानक से ही स्वॉर्ड टेढ़ी भी हो जाती है, जिससे कि अब किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये एक्सकैलिबर ही है। लेकिन फिर तभी ली जियांची कहने लगता है कि जब इसने वो स्वॉर्ड नहीं उठाई तो जरूर से इसने देखा होगा कि आखिर उसको किसने उठाया है। लेकिन शी हुआंग कहने लगता है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक नई तरीके की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। इस बात पर यूफेई को तो यकीन नहीं होता कि आखिर इसने केवल एक दिन के अंदर ही इतनी पावरफुल ट्रिक को कैसे सीख लिया। तभी शी हुआंग कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम मेरे साथ में मुकाबला करके मुझे गलत साबित कर सकते हो। इसीलिए वो दोबारा से ली जियांची के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर ली जिजी आकर उसको बचा लेते हैं और वो शी हुआंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हारी मेरी इतनी बड़ी फैमिली के सामने आखिर औकात ही क्या है। तो शी हुआंग कहने लगता है कि पहली बात तो मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे बुली करे तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। तो प्रिंसिपल भी कहते हैं कि शी हुआंग मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूँ, और वो ली जिजी से भी कहते हैं कि ये मेरा कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को भी कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ली जिजी कहता है कि मुझे शी हुआंग के ऊपर शक है, जरूर उसके पास में कोई ना कोई तो पावर है जिसकी वजह से उसने मैजिक स्किल को इतनी जल्दी सीख लिया। तो यूफेई कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, हम लोग आज ही उस मैजिक स्किल को लेने के लिए गए थे, तो फिर इसके पास में वो स्किल पहले से कैसे हो सकती है। और जब प्रिंसिपल चेक करते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और वो शी हुआंग से कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है जो कि तुम हमारे कॉलेज में आए, क्योंकि तुम्हारे जैसा जीनियस मैंने आज तक नहीं देखा। तभी शी हुआंग कहने लगता है कि अब आप लोगों ने मुझसे तो पूछ लिया, लेकिन अब आप लोगों को एक बार ली जियांची से भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कैसे पता चला कि मैं एक मैजिक स्किल को सीख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझसे पहले आकर एक्सकैलिबर को उठा लिया। तो ली जी कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली से टकराना बहुत ही भारी पड़ेगा। तो शी हुआंग कहता है कि मुझे हल्की चीजें पसंद भी नहीं आती। तो ली जी यहाँ से जाते हुए कहता है कि आप सभी लोगों ने देख लिया कि इस लड़के ने हमारी फैमिली का कैसा मजाक उड़ाया, लेकिन अगर बात करी जाए एक्सकैलिबर की तो जरूर वो यहाँ से बिना आवाज किए टियानबेई सिटी को छोड़कर चली गई। तो प्रिंसिपल बता सकते हैं कि लगभग आपके हिसाब से उसे किस तरफ जाना चाहिए। तो ली जी बताते हैं कि उसको मेरे ख्याल से साउथ की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि फिर सभी के सभी लोग अपनी अपनी खोज में लग जाते हैं। और ली जी यहाँ से जाते हुए शी हुआंग से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। तो यूफेई शी हुआंग से कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन शी हुआंग उससे कहता है कि यही तो जिंदगी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चारों तरफ से ही लगने वाले हैं, इसीलिए मुसीबतों से डरने के बजाय उनसे लड़ना सीखो। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में शी हुआंग को दिखाया जाता है, जिसके दिमाग में इस स्वॉर्ड गॉड की पावर्स घूमने लगती हैं, क्योंकि इसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन ये स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से काफी ज्यादा डार्क और हैवी भी है, कि असल में इसके ऊपर लगा हुआ होता है डिवाइन ब्लड, जो कि स्वॉर्ड गॉड ने छोड़ा था अपने अगले वारिस के लिए। इसीलिए वो कहता है कि स्वॉर्ड गॉड का वारिस होने के नाते मैं उनको कभी भी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि साउथ की तरफ एक्सकैलिबर को ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन लोगों को शक होता है कि कहीं वो कोई स्टूडेंट तो नहीं हो सकता है कि वो ली जियांची हो, और शायद इसी वजह से लीजी भी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम एक्सकैलिबर की डिवाइन बर्ड को देखते हैं। शी हुआंग कहने लगता है कि शायद मुझे अब इस फायर स्पिरिट को भी सीख लेना चाहिए, लेकिन फिर तभी वहाँ पर शू यूफेई आ जाती है और वो शी हुआंग से कहती है कि क्या आज तुम अपने विलेज टाओ युआन चलना चाहते हो। तो शी हुआंग कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि वैसे भी काफी समय हो चुका है। और फिर हम दोनों को ही यहाँ से जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर तभी वहाँ पर उन लोगों के सामने 13 गोल्डन स्कॉर्पियन थीप आ जाते हैं, जिनको असल में यहाँ पर भेजा हुआ होता है ली जियांची ने, क्योंकि वो शी हुआंग से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। और फिर वो सभी के सभी तुरंत यहाँ पर अपनी अपनी स्कॉर्पियन फॉर्म में आ जाते हैं। तो शी हुआंग भी उन लोगों से लड़ने के लिए एकदम से तैयार था, और वो अपने अर्थ स्टॉर्म बियर को तुरंत ही निकाल कर उन सभी के सभी लोगों से फाइट करने लगता है। साथ ही साथ इसमें यूफेई भी उसकी मदद कर रही थी, जिससे कि उसके ऊपर होने वाले अटैक्स को वो काफी आसानी के साथ में डॉज कर देती है। दूसरी तरफ शी हुआंग उनके सरदार के साथ में लड़ रहा था, जहाँ पर वो उस बिच्छू की औलाद को उठाकर फेंक रहा था। अर्थ स्टॉर्म बियर की पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो स्कॉर्पियन के सरदार की पूरी तरीके से बैंड बजा चुका था। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ली जियांची एक और बंदे के साथ में आ जाता है, जो कि असल में ली फैमिली का ही बटलर है, जो कि शी हुआंग और यूफेई दोनों से ही ज्यादा ताकतवर था। ली जियांची कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरी ये स्कॉर्पियन की टीम इन दोनों को संभाल लेगी, लेकिन अब जब क्योंकि ये लोग तो हार चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पर तुम लोगों को धूल चटाने के लिए
आया हूँ और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भी आया हूँ। तो फिर तभी शी हुआंग उन दोनों को ही बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागने लगता है। तो वो बटलर उन घोड़ों को रोकने के लिए एक हॉर्स विसिल को बजाता है। तो शी हुआंग उससे कहता है कि मैं उसको रोकता हूँ, तुम जब तक आगे बढ़ो। जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। वो बटलर उस स्टॉर्म बियर के ऊपर अपना एक कॉफिन दे मारता है, जिसे वो अपनी फुल पावर के साथ में प्रेस भी कर रहा था। लेकिन ली जियांची शी हुआंग की इतनी ज्यादा पावर को देखकर तो हैरान ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम यूफेई को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रही थी, लेकिन वो तो असल में मिलती है ली जियानफेई से, जो कि असल में ली जियांची का ही बड़ा भाई था। इसीलिए फिर वो तुरंत ही उससे बचकर भागने लगती है और वो वापस से उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर उनकी फाइट चल रही थी। और ली जियांची जैसे ही अटैक करता है तो उसका सामना करने के लिए वहाँ पर यूफेई आ जाती है और वो तुरंत ही शी हुआंग को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने भी लग जाती है। और जब वो लोग भागते हुए काफी दूर आ चुके थे, शी हुआंग घोड़ों से उतरकर ऐसे ही भागने लगता है और कहता है कि तुम्हें हमारे गांव का सी ऑफ फ्लावर्स तो याद ही होगा, जहाँ से वो अपनी सिस्टर यू चैन की मदद भी ले सकते हैं। और वो लोग अब भागते हुए सीधा उसी तरफ ही जा रहे थे। और फिर हम अगले ही सीन में ली जियांची को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई को बताता है कि शी हुआंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो बटलर बताता है कि उस लड़के के अंदर मुझसे भी लड़ने की ताकत है। तो जियान फेई कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन वो मरेगा और वो अपनी स्कॉर्पियंस की टीम को शू यूफेई के पीछे भी लगा देता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में सी ऑफ फ्लावर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये दोनों ही पहुंच चुके थे। यूफेई बताती है कि यही वो जगह है जहाँ पर मेरे टीचर ने मुझे फूलों की मदद से फाइट करना सिखाया था। और तभी वो अपने पास में रखी हुई एक स्किल को शी हुआंग को दे देती है और फिर वो दोनों ही एक जगह पे बैठकर उसका प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, जहाँ पर यूफेई हर एक फ्लावर की पंखुड़ी को कंट्रोल कर सकती थी और शी हुआंग तो केवल उस स्किल को देखकर ही सीख लेता है, इससे कि उसके अर्थ स्टॉर्म बियर की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों के दुश्मन भी आ चुके थे जिनसे लड़ने के लिए ये दोनों अपनी पावर्स को भी गेन कर चुके हैं। और यूफेई 10,000 फूलों को मिलाकर एक ऐसी टेक्निक को बनाती है जिससे कि वो एक ही बार में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकती थी और उसके केवल एक ही बार अटैक करने से ये सभी लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद फिर शी हुआंग एक एक करके उन सभी की बैंड बजाने लगता है, जिससे कि अभी ये सभी के सभी दुश्मन अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। तो फिर शी हुआंग पीछे पड़ जाता है ली जियानफेई के पीछे और वो सीधा जा रहा होता है सीक्रेट ड्रैगन सेक्ट के अंदर और वो अपनी टीम वालों को बता देता है कि ये मेरा दुश्मन है जो कि मुझे मारना चाहता है, जिससे कि फिर तुरंत ही एक बंदा शी हुआंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल तीर को चला देता है, जिससे कि शी हुआंग उसके अंदर नहीं जा पाता। वो लोगों को बताता है कि मैं शी हुआंग हूँ टियानबेई कॉलेज से। लेकिन ली जियानफेई कहने लगता है कि इस लड़के पर भरोसा मत करो क्योंकि ये मेरे भाई ली जियांची को मारना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ा। अगर मैं वहाँ पर ना पहुँचता तो आज तो ये मेरे भाई को मार ही देता। तो शी हुआंग कहने लगता है कि क्या तुम ये बार बार अपनी फैमिली का रोना लिए बैठे रहते हो। तो फिर तभी वो जनरल शी हुआंग से कहने लगता है कि मेरा नाम है ली फी, इसलिए यहाँ पर चालाकी दिखाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि हमें पता चला है कि तुमने हमारे ली जिया को मार दिया, इसीलिए अब चुपचाप मेरे सामने अपना सर झुकाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ में बुरा सलूक किया जाएगा। और शी हुआंग इन सभी के नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कहता है कि तुम्हारी ये ली फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो वो जनरल कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोलने की। वो दोबारा से अपने काफी पावरफुल तीर को प्रिपेयर करता है जो कि अपने आसपास की काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रहा था और वो उसको सीधा पॉइंट कर देता है शी हुआंग के ऊपर। इससे बचने के लिए शी हुआंग तुरंत ही अपने अर्थ आर्मर को ले आता है, जिससे कि उसके सामने वो आर्मर आकर उस तीर के अटैक को रोक लेता है। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि वो बियर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था। जिससे कि फिर शी हुआंग कहने लगता है कि मैं एक्सकैलिबर का वारिस हूँ, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। मेरा नाम है शी हुआंग और अगर किसी में भी ताकत है तो वो मुझे रोक कर दिखाए। और फिर वो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने लगता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। इसको देखकर ली जियानफेई के तो होश उड़ जाते हैं और बाकी के भी सिपाही चौंक रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं कि अगर इसने अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ा दिया तो ये पहले के मुकाबले कम से कम 5 गुना और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लड़का उन लोगों की सोच से भी ज्यादा टैलेंटेड है जो कि फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर भी बनेगा। अभी ली जियानफेई जनरल से कहता है कि आप जल्दी से इसके ऊपर तीर को शूट करो। तो जनरल तुरंत ही उसके ऊपर तीर को चला देता है। लेकिन अब शी हुआंग ने अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए अपने बियर की पावर, अपने आर्मर की पावर को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर लिया था, जिससे कि अब ये बन जाता है एक रैम्पेज बियर और अब ये तीर की पावर उसके सामने कुछ भी नहीं थी। ली जियानफेई भी समझ जाता है कि इसकी ताकत तो मुझसे भी ज्यादा आगे निकल चुकी है। जनरल कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, लेकिन अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और वो अपना एक काफी पावरफुल अटैक उसके ऊपर करने के लिए जा रहा था। तो फिर शी हुआंग भी अपनी हिम्मत दिखाते हुए उसके साथ में फाइट करने लगता है। शी हुआंग के साथ में फाइट करते हुए वो जनरल भी इस बात को समझ चुका था कि अगर वो और आगे फाइट करेगा तो इसमें उसका ही नुकसान होगा, इसीलिए अब वो अपने वेपन को डाल
कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है। इसकी मदद से उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में आसमान से निकलने वाले अटैक शी हुआंग के ऊपर होने लगते हैं। लेकिन उसका वो अर्थ स्टॉर्म बियर सारे के सारे अटैक्स को रोक रहा था। ली जियानफेई समझ जाता है कि उसके अंकल चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो चाहकर भी शी हुआंग को नहीं हरा पाएंगे। शी हुआंग जनरल से कहने लगता है कि अगर आपके पास में और कोई भी टेक्निक बची हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लो। इसके बाद फिर जनरल तुरंत ही अपने एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को यूज करता है, जिसे अपने फुल पोटेंशियल के साथ में वो बियर रोक रहा होता है। शी हुआंग कहता है कि तुम चाहो तो और भी ज्यादा पावर को बढ़ा लो, क्योंकि उसके अगले ही पल शी हुआंग उस पूरी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस बार वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने को जा रहा था। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ड्रैगन सेक्ट के लीडर वू जियन आ जाते हैं, जिससे कि फिर शी हुआंग भी रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके प्रिंसिपल भी आ गए होते हैं। प्रिंसिपल जी शी हुआंग से कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, जो कि तुम अकेले ही इतने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों के साथ में लड़ गए। मुझे खुशी है कि तुम हमारे टियानबेई कॉलेज के एक उभरते हुए सितारे हो। लेकिन फिर तभी ली जियानफेई वू जियन के पास में आकर उसे कहने लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसने मेरे भाई ली जियानची को मार दिया, और अगर मैं उस फाइट से ना भागता तो शायद ये मुझे भी मार देता। मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो शी हुआंग और शू यूफेई दोनों ही मेरे भाई को मार रहे थे, इसीलिए प्लीज अब आप ही कोई न्याय कीजिए। तो शी हुआंग कहता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, कि मैं तो शू यूफेई के साथ में अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही इनके 13 गोल्डन स्कॉर्पियन रॉबर्स ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसका लीडर असल में ली फैमिली से ही बिलोंग करता है। और जब शू यूफेई किसी से मदद मांगने के लिए गई तो फिर उसका ली जियानफेई ने पीछा किया, और जब हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रहा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को यहाँ से सी ऑफ फ्लावर्स में चले जाना चाहिए, ताकि हम लोग सी ऑफ फ्लावर्स की मदद से इन लोगों के साथ में फाइट भी कर सकें। और इतनी बातें सुनकर वू जियन ली जियानफेई से कहते हैं कि तुमने जो कहा है अपनी बात पर अटल रहना। इसीलिए वो शी हुआंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास में इस बात का क्या एविडेंस है। तो शी हुआंग कहता है कि मेरे पास में इस बात का सबूत है, क्योंकि शू यूफेई ने वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ लिया था, जिनको मैं गवाह के तौर पर पेश कर सकता हूँ, क्योंकि वो सभी के सभी गोल्डन स्कॉर्पियन भी अभी भी वहीं पर होंगे। तो वू जियन तुरंत ही अपने एक सिपाही को जांचने के लिए भेज देते हैं। तो ली जियानफेई सोचने लगता है कि आज अगर उसका सच पकड़ा गया तो फिर वू जियन कभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन तभी शी हुआंग देखता है कि यूफेई तो इसी तरफ आ रही है। बताती है कि वहाँ पर ली जिजी ने आकर अपने सभी के सभी साथियों को छुड़ा लिया, क्योंकि मैं उसका सामना ना कर सकी। यहाँ तक कि वो अपने साथ में 13 गोल्डन स्कॉर्पियन रॉबर्स को भी ले गए, जिस बात से ली जियानफेई को तो मौका ही मिल चुका था। वो कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्योंकि तुम दोनों तो वहाँ पर मेरे भाई ली जियानची को मारने के लिए गए थे और मेरे फादर का भी नाम इसमें खराब कर रहे हो। तो फिर शी हुआंग शू यूफेई से कहता है कि अब शांत हो जाओ। फिर तभी वहाँ पर पीछे से ली जिजी भी आ जाता है और वो शी हुआंग से कहता है कि देखो हम लोग दोबारा से मिल ही। कहता है कि मुझे जैसे ही पता चला कि कोई मेरे बेटे जियानची को मारना चाहता है तो मैंने वहाँ पर वक्त रहते पहुंचकर अपने बेटे को बचा लिया, नहीं तो वहाँ शायद मेरा बेटा मुझसे छिन जाता। वू जियन के सिपाही वू जियन को बताते हैं कि ली जियानची को मारने की कोशिश शू यूफेई और शी हुआंग ने की थी। अगर ली जिजी वहाँ पर ना आते तो ये लोग तो उसको मार ही देते। वू जियन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ गोल्डन स्कॉर्पियन के बारे में पता चला, लेकिन गोल्डन स्कॉर्पियन तो वहाँ से ऑलरेडी भाग ही चुके थे। शी हुआंग मन में सोचने लगता है कि इन लोगों ने तो सारे पासे ही पलट दिए। तभी वू जियन ली जियानफेई से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि इन लोगों ने ली जियानची को जान से ही मार दिया। तो जियानफेई कहने लगता है कि इसकी मुझे किसी ने खबर दी थी। तो वू जियन कहते हैं कि मुझे उस शख्स का नाम बताओ। ली फैमिली का बटलर जैसे ही बीच में बोलता है तो वू जियन उसको डांट देते हैं और कहते हैं कि मैं जियानफेई से बात कर रहा हूँ। और फिर वो डीन जी से कहते हैं कि आपका जो ली फैमिली के साथ में एग्रीमेंट बना हुआ था वो शायद अब टूट जाएगा। वैसे अभी तो यहाँ पर कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है। तो फिर ली जी कहने लगता है कि ये आप क्या कह रहे हो, आपको तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो शी हुआंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल जांच पड़ताल होनी ही चाहिए। तो वू जियन उससे कहती है कि मैं केवल डीन जू की वजह से रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी का पकड़ चुका होता। तो शी हुआंग कहता है कि मुझे डर किस बात का, मैं भी सच्चाई को बाहर निकलवाना चाहता हूँ। वू जियन कहते हैं कि हाँ जांच पड़ताल होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें नजरबंद किया जाएगा। तो शी हुआंग कहता है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ ली जियानफेई और आपके इन गार्ड्स को भी नजरबंद किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वू जियन कहते हैं कि क्या तुम मेरे फैसले पर शक कर रहे हो। इस बात से फिर वो गुस्से में आकर शी हुआंग को पकड़वाने का आदेश दे देते हैं। तो उनके सिपाही मिलकर उसको पकड़ने लगते हैं। शू यूफेई डीन से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम लोगों के पास में कोई भी सबूत नहीं है तो आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। और वैसे भी ली फैमिली शी हुआंग को नहीं छोड़ने वाली, मैं तो बस उसके लिए केवल सॉरी फील कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। शी हुआंग चिल्लाते हुए कहता है कि ली फैमिली को कुछ और करना भी तो नहीं आता। और फिर तभी वहाँ पर एक न्यू लड़की आकर शी हुआंग से कहती है कि तुम्हें जरूरत है एक फेमस नेम की, और असल में इस लड़के का नाम होता है
यू चैन, जो कि यी फैमिली से बिलोंग करती थी। वूजियन कहते हैं कि ये तो टियानलोंग किंगडम से आई है। तभी शी हुआंग यू चैन से कहता है कि आप किस तरीके के फेमस नेम की बात कर रही हो। तो यू चैन उसको बताती है कि अगर तुम्हारे पास में एक फेमस नेम होगा तो न सिर्फ तुम ली फैमिली को टक्कर दे सकोगे बल्कि एक शेर की तरह वूजियन को भी थप्पड़ मार सकोगे। तो शी हुआंग कहता है कि मुझे बताइए आखिर मैं इसको कैसे पा सकता हूँ। तो फिर वो बताने लगती है कि ये जो डीन है उन्होंने अपनी यंग एज में 100 एकेडमिक कंपटीशन में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने आसानी के साथ में 100 एकेडमिक कंपटीशन के फर्स्ट पर्सन को बीट कर दिया। मतलब ये था कि वो जो डीन थे उनको पावर मिली थी एम्पायर से, और उसी चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने हमें दिया टियान जाओ मोन्यूमेंट, जो कि तुम्हारे टियानबेई कॉलेज में ही है। और अगर तुम मेहनत करके अपने नाम को टियान जाओ मोन्यूमेंट के साथ में जोड़ दोगे तो फिर यूं समझ लो कि तुम ही यहाँ पर सबसे बड़े कहलाओगे। टियान जाओ एक इतनी बड़ी ग्रेड है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बाद फिर तुम्हारे पास में सब कुछ होगा और कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर ली जियांजी कहने लगता है कि लेकिन इसको इसके लिए हेवन के लेवल में एडवांस होना होगा, और वैसे मेरे हिसाब से ऐसा बोलने से तो हो नहीं जाता। इसके लिए उसे टियान जाओ के 3 लेवल्स को पार करना होगा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो शी हुआंग तुरंत ही कहने लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसीलिए फिर वो तुरंत ही डीन जू के पास में चला जाता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे इजाजत दे दीजिए और मैं टियान जाओ के 3 स्टेजेस के कंपटीशन को भी जीतूंगा। तो डीन कहते हैं कि ये 3 लेवल्स पूरे 30 बिग बोर्ड से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। शी हुआंग कहता है कि रहने दो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मैं इन सभी लोगों को ये साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तो फिर डीन उसको बताने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हें फर्स्ट राउंड के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर को मारना होगा, सेकंड राउंड के अंदर तुम्हें पिंग विलेज के बैंडिट्स के साथ में लड़ाई करनी होगी, और तीसरा लेवल ये है कि तुम्हें इससे जिंदा वापस निकल के आना है। ये 3 लेवल पार कर लो और टियान जाओ के साथ में अपना नाम जोड़ दो, और अगर तुम सच में ऐसा करके दिखा देते हो तो टियानबेई सिटी के हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तो जियानफेई कहता है कि लेकिन फर्स्ट राउंड में उस मॉन्स्टर का डिसीजन तो वूजियन ही लेंगे। क्या सच में शी हुआंग हमारे लीडर का सामना करना चाहता है? तो फिर डीन जू शी हुआंग से कहने लगते हैं कि आज तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, इसलिए आज तुम थोड़ा सा आराम कर लो, कल से हम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन शी हुआंग कहता है कि मैं तो इसको आज से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो डीन जू कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें और कौन कौन से वेपन की जरूरत होगी। शी हुआंग बताता है कि मुझे तीर कमान और एक हैवी नाइफ की जरूरत पड़ेगी, जिसका उसके लिए तुरंत ही इंतजाम कर दिया जाता है। और फिर शी हुआंग वूजियन से कहता है कि क्या मुझे बता सकते हो कि वो कौन सा मॉन्स्टर होगा? तो वूजियन बताते हैं कि वो होगा 3 आइड गोल्डन लायन। जिस बात पर डीन जू कहते हैं कि इसको आपने जानबूझकर चूज किया, आप ये जानते हो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वूजियन कहते हैं कि अगर शी हुआंग को डर है तो वो अभी हार मान सकता है, जिससे कि फिर उसको नजरबंद किया जाएगा और मैं जो कहूंगा उसको वो करना होगा। शो यूफेई कहती है कि आप केवल उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो। तभी शी हुआंग कहता है कि मुझे 3 आइड गोल्डन लायन को ही तो लाना है। तो वूजियन कहते हैं कि चलो अब जब तुम एग्री कर ही चुके हो, जाओ और उस लायन को मार के आओ, जिसमें तुम्हारी मदद करेंगे हमारे ये उड़ने वाले ईगल। इतना याद रखना कि तुम चाहे जो भी करो, मेरी सिपाही उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर तुम गिव अप कर दोगे तो वो केवल तुम्हें बचाने के लिए ही आएंगे। और इतनी बातें सुनकर अब डीन जू तो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वूजियन कहते हैं कि आप रुक जाइए, हमें उसका इंतजार तो करना ही होगा। अब देखते हैं वो इस काम में कितना समय लगाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके लौटने पर मुझे सच में उसको जेल में डालना पड़े और ऐसी परिस्थिति में देखने को मिले कि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझे। मैं याद रखिए कि मैं कोई विलन नहीं हूँ जो कि उसके लिए बुरा सोचे, मैं भी उसकी भलाई ही करना चाहता हूँ। तो डीन जू कहने लगते हैं कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आप सच में जो कहते हो वही करते हो या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हो। इसके बाद फिर हमें शी हुआंग को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने फाइनली 3 आइड स्पिरिचुअल लाइन को ढूंढ ही लिया था। लेकिन तभी उसको पता लगता है कि यहाँ पर तो इंसानों की हड्डियां डली हुई हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली बीस्ट है। शी हुआंग उस लाइन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल तीर को चला देता है, लेकिन उस लाइन की 3rd आई पहले ही उसको रोक देती है और उसको अलर्ट कर देती है, जिससे कि अब ये लाइन गुस्से के साथ में शी हुआंग के सामने आ जाता है और वो दहाड़ते हुए शी हुआंग की तरफ भागने लगता है। तो शी हुआंग भी उसी मूवमेंट पर वहाँ पर उसके ऊपर 3 तीरों को चला देता है, लेकिन वो 3 आइड लाइन अपनी सुपर फास्ट स्पीड से उसके सारे अटैक्स से बच जाता है और पीछे पड़ जाता है शी हुआंग के। भले ही शी हुआंग उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रहा था, लेकिन कोई भी उसका अटैक उस लाइन को टच भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो ये लाइन काफी ज्यादा पावरफुल था और ऊपर से उसके पास में होती है सुपर फास्ट स्पीड। और तभी शी हुआंग दोबारा से उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने कमान से 3 तीरों को चला देता है और एक खाई को पार करके उसकी दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर ये लाइन अपनी केवल दहाड़ से ही उन तीरों को खत्म कर देता है। इसके अगले ही पल वो जंप लगाकर शी हुआंग पर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो शी हुआंग उससे कहता है कि तुम मेरी चाल को समझ नहीं पाए और मेरे जाल में फंस गए, क्योंकि तभी वो समन कर लेता है अपने अर्थ रैम्पेज बियर को, जिसको देखकर ये 3 आइड लाइन भी घबरा जाता है, क्योंकि शी हुआंग अपने रैम्पेज बियर के क्लॉज से उस लाइन को
को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिससे कि अभी वो मरा तो नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए शी हुआंग पर अटैक करके भागने लगता है। तो शी हुआंग तुरंत ही उसके अटैक से बचकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में जाने तो नहीं दूंगा, और अपना एक काफी पावरफुल अटैक करके उसको एक खाई में भी गिरा देता है, जो कि इतनी ज्यादा गहरी थी कि जरूर से वो उसमें गिरकर मारा गया होगा। जिसको देखने के लिए शी हुआंग सबसे पहले अपने हॉर्स को बुलाता है और सीधा चला जाता है उसी क्लिफ के अंदर, और वुजियन के सिपाही ये सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहे थे। शी हुआंग जब खाई के अंदर पहुंच जाता है तो उसको पता लगता है कि वो लायन अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे उस लायन के खून के धब्बों के निशान दिखाई देते हैं जो कि आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए फिर वो भागते हुए तुरंत ही उन सभी निशानों को फॉलो करता है, जहाँ एक जगह पे रुक जाने पर उसको एक काफी ज्यादा ब्लडी स्मेल आने लगती है। इसीलिए फिर वो लायन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है कि अगर तुम अपनी बॉडी को छुपाने के बारे में सोच रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ढूंढ लूंगा। तो फिर तभी ये लायन अचानक से ही शी हुआंग पर अटैक कर देता है। इस अटैक से शी हुआंग तुरंत ही बचकर उससे कहता है कि तुम तो मेरे जाल में दोबारा से फंस गए। जब तक कि वो 3 आइड लायन शी हुआंग की चाल को समझ पाता, उतने वक्त में शी हुआंग अपने अर्थ रैम्पेज बियर को समन कर लेता है, और जब लायन को पता था कि अब उसको मरना ही है तो क्यों न लड़कर ही मरा जाए, इसीलिए फिर अर्थ रैम्पेज बियर उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा वार करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस लायन का तो बचना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अब शी हुआंग ने उसकी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को घुसा दिया था। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हें मारना इतना ज्यादा आसान होगा। इसके बाद फिर वो अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ उसकी बॉडी से उस थर्ड आई को भी निकाल लेता है, जिसके लिए ये लाइन प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर शी हुआंग तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़कर वुजियन के सिपाहियों से कहता है कि जाओ और वुजियन को बता दो कि मैंने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने सेकंड लेवल को क्रॉस करने, क्योंकि इस बार मैं जा रहा हूँ गोल्डन वुल्फ थीप्स को मारने के लिए। इसीलिए इन सिपाहियों का लीडर 2 सिपाहियों से कहता है कि तुम लोग जाकर हमारे ड्रैगन सेक्ट के लीडर डीन जू को बता दो कि उसने अपने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है, और उन्हें सारी की सारी जानकारी एकदम डिटेल में देना जो भी हमने यहाँ पर देखा। इसीलिए फिर 2 लोग उस लाइन को उठाकर यहाँ से जाने लगते हैं और 2 लोग चले जाते हैं शी हुआंग का पीछा करने। इसके बाद वो हमें टियानबेई सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोगों में अब ये बातें फैल चुकी थी। अब टियानबेई कॉलेज से बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा जीनस बाहर निकलने वाला है, इसीलिए अब ये सभी के सभी लोग ड्रैगन सेक्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वुजियन एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और लोगों को ये भी पता लगता है कि ये जो नया जीनियस है वो टियानजाओ स्टोन पर भी अपना नाम लिखवाना चाहता है। इसीलिए उसने उसके 3 चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कर लिया, और फिर हमें सभी लोगों को उसी तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या शी हुआंग सच में टियानजाओ के टेस्ट को पास कर भी पाएगा। तो वो सिपाही कहते हैं कि केवल हमारे सेक्ट लीडर को ही ऐसा लगता है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उस बच्चे को 3 आइड लायन को मारने के लिए भेज दिया। तभी वुजियन एल्डर शू से कहते हैं कि मेरे हिसाब से आपको और आपके स्टूडेंट को हार मान लेनी चाहिए, वरना वो बेकार में ही मारा जाएगा, और अब तो वैसे भी यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं, आप अपनी हार को स्वीकार कर लो, इसी में भलाई है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे टियानबेई कॉलेज की बदनामी हो। तो फिर तभी लीजीजी कहने लगता है कि वैसे मैं भी उस लड़के को एक चांस देना चाहता हूँ, उसे एक बार वापस आ जाने दो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमें उसकी बॉडी को खुद से ही वापस लाना पड़े। वो डीन जू से कहता है कि वैसे आप भी यहाँ पर तब आए थे जब आप यंग थे, इसीलिए आपको भी सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। तो यूजिन कहने लगती है कि वैसे मुंह चलाने से कुछ भी नहीं होता। तो वुजियन कहता है कि ये बात तो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम्हारे साथी का खून तुम्हारे ही चेहरे पर आकर लगेगा। तो यूजिन कहती है कि वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो वुजियन उससे कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि 3 आइड लायन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन तभी उन लोगों को आसमान से आते हुए कुछ लोग नजर आते हैं, और वुजियन को उनके साथ में लटका हुआ नजर आता है 3 आइड लायन, जिसको देखकर डीनजू वुजियन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वैसे मेरी आंखें जरा कमजोर हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर वो लोग किस चीज को ला रहे हैं। तो वुजियन कहते हैं कि ये तो सच में 3 आइड गोल्डन लायन है, जिसको केवल शेर जैसा कलेजा रखने वाले लोग ही मार सकते हैं, और वो 3 आइड लायन तभी बनते हैं जब वो जंगल में सभी से ज्यादा ताकतवर हो जाएं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़के ने इसको मार कैसे दिया। मुझे शक है जरूर किसी न किसी ने तो उसकी मदद की होगी। तो एल्डर जू कहने लगते हैं कि मैं तो आपकी आंखों के सामने हूँ और आप मेरी आंखों के सामने हो, अब अगर आपको अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वुजियन कहते हैं कि रुक जाओ, मेरे इनविजिलेटर्स को आ जाने दो, तब पता चल जाएगा कि शी हुआंग ने उसको अकेले मारा है या किसी की मदद से। जरूर कोई मास्टर वहाँ से गुजर रहा होगा जिसने उसकी मदद की होगी। तो डीनजू कहते हैं कि क्या आप सच में ऐसा सोचते हो। इस बात पर वुजियन कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद फिर वो इनविजिलेटर्स यहाँ पर इस लाइन को लेकर आ जाते हैं। वुजियन तुरंत ही उनसे कहता है कि क्या सच में शी हुआंग ने इस 3 आइड लायन को अकेले ही अपने हाथों से मार दिया। तो वो इनविजिलेटर्स बताते हैं कि हाँ सेक्ट लीडर शी हुआंग ने ये अकेले ही किया है बिना किसी मदद के, क्योंकि ये सब कुछ होते हुए हम लोग अपनी आंखों से ही देख रहे थे। वो दोनों ही इनविजिलेटर बताते हैं कि ये बात
बात जानकर तो हम लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान है कि इस छोटे से लड़के ने इतने बड़े बीस्ट को अकेले कैसे मार दिया। लेकिन ये भी बात सच है कि उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। तो वूजन कहने लगते हैं कि मुझे सब कुछ बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो लोग हर एक पॉइंट को वूजन को बता देते हैं कि किस तरीके से उसने तीर चलाए और किस तरीके से अपनी स्वॉर्ड से उसको मारा। और डीन जो भी उसका जस्टिफिकेशन देते हुए कहते हैं कि जिन जिन कलाओं को उसने यूज किया है ये तो सारी की सारी हमारी पुरानी सभ्यता है। पहले अपने दुश्मन को जाल में फंसाना और माउंटेन्स की आड़ में आकर उसको मार देना। शी हुआंग का ये तरीका मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तभी डीन जो टियानबेई सिटी के लेखक से कहते हैं ये सारी की सारी प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लो क्योंकि शी हुआंग की ये कला हमारे अगले साल की पुस्तक में लिखी जाएगी। तभी यूचैन शू यूफेई से कहती है कि अब वूजियन का चेहरा तो देखने लायक है क्योंकि अब तो उनका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका है। तो शू यूफेई कहने लगती है कि मैं इस चेहरे को लाल नहीं कहूंगी, लाल तो तब होता है जब किसी के गाल पर एक बहुत ही जोर का थप्पड़ लगा दिया जाए। और अभी तो शी हुआंग यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं इसको लाल नहीं कहूंगी। तभी डीन जू भी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि शी हुआंग ने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो वूजियन कहते हैं कि अभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी 2 लेवल्स और रह गए हैं जो कि उसको पार करने हैं। उसे अपने सेकंड राउंड में बैंडिट्स के विलेज में जाकर उनको मारना होगा। इसीलिए वो अपने इन्विजिलेटर से कहते हैं कि जाओ और जाकर देखो आखिर उसने कौन सा माउंटेन विलेज चूज किया जो कि है गोल्डन वुल्फ थीव्स का गांव। इसके बारे में सोचते हुए डीन कहते हैं कि वहाँ पर तो काफी ज्यादा रॉबर्स हैं, इसीलिए वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि उस लड़के ने आखिर इस गांव को चूज क्यों किया। तभी शू यूफेई को याद आता है कि ये तो वही लुटेरे हैं जिन्होंने हमारे गांव के ऊपर कम से कम 6 बार हमला किया है। मुझे यकीन है कि जरूर से शी हुआंग अपना बदला लेने के लिए गया होगा। तो ली जिजे कहने लगता है कि सच में नौजवानों में बहुत ही ज्यादा जोश होता है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये जोश उसके होश खराब कर दे क्योंकि वहाँ पर रहने वाले रोवर्स कोई नॉर्मल रोवर नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि शी हुआंग को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाए, जिस बात से शू यूफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन बैंडिट्स के विलेज को देखते हैं जहाँ पर शी हुआंग उनको मारने के लिए गया हुआ था। और शी हुआंग वहाँ पर पहुंचकर देखता है इन सभी की फौज बहुत ही ज्यादा बड़ी है इसलिए वो अकेले इनको नहीं हरा पाएगा। साथ ही बैंडिट्स ने अपने चारों तरफ ही एक सुरक्षा कवच भी बनाया हुआ था। इसीलिए फिर शी हुआंग यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के साथ में डील करेगा। और वो वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले अपने घोड़े को जाने के लिए कहता है। तभी उसी जगह पर शी हुआंग को कुछ काफी खतरनाक पंजों के निशान दिखाई देते हैं। तो फिर वो अपने चारों तरफ ही देखने लगता है कि आखिर ये निशान किसके हैं। और फिर तभी उसको अपने सामने कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भेड़ियों की सेना नजर आती है जो कि शी हुआंग को बहुत ही लालसा की निगाहों से देख रहे थे। उन्हें तो ये लगने लगता है कि शायद ये लड़का उनका खाना बनने के लिए आ गया। लेकिन तभी शी हुआंग उन भेड़ियों को 3 आइड गोल्डन लायन की वो आई दिखाता है जिसको उसने निकाल लिया था, जो कि इस जंगल का बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक रेयर ट्रीजर है जिसको पाने के लिए अब ये भेड़िए मिलकर शी हुआंग को घेर लेते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब इस लड़के ने उस लायन को मार दिया तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी शी हुआंग उन लोगों को बताने लगता है कि मैंने 3 आइड गोल्डन लायन को मार दिया और ये आंख उसका सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जिसका ऑरा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर सभी के सभी वुल्फ भी डर जाते हैं। तभी शी हुआंग उनसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ ब्लू वुल्फ किंग से, मैं उसके चमचों से मिलना नहीं चाहता। ब्लू वुल्फ किंग, मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, इसीलिए वक्त आ चुका है कि तुम मेरे सामने आ जाओ। मैं ये जानता हूँ कि आज से 3 साल पहले 3 आइड गोल्डन लायन ने तुम्हारी सेना के हजारों ब्लू वुल्फ्स को मारा था, जिसका बदला तुम हमेशा से ही उससे लेना चाहते थे। मैं ये जानता हूँ कि तुमने उसको मारने के लिए कई बार प्लानिंग बनाई, तुमने अपनी सेना को भी उसकी जासूसी में लगा दिया था, लेकिन आज तक तुम उस गोल्डन लाइन से बदला नहीं ले पाए थे। साथ ही यहाँ के बैंडिट्स के ग्रुप ने भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि जब से गोल्डन बैंडिट्स ने अपनी संस्था को बनाया है उन्होंने कम से कम 6 बार मेरे गाँव पर भी हमला किया है, जहाँ पर न सिर्फ उन्होंने खाना सोना और चांदी चुराई बल्कि मेरे गाँव में से कम 17 लोगों को भी मारा है। और आज जो कि मैंने स्पिरिचुअल पावर में कुछ अचीवमेंट्स ले ली हैं, तो इसीलिए आज मैं उन बैंडिट्स से अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ब्लू वुल्फ किंग भी मेरा साथ दे ताकि मैं गोल्डन वुल्फ बैंडिट्स को मार सकूं। मैं तुम्हारे सामने खुद को साबित करने के लिए 3 आइड गोल्डन लाइन को मार कर आया हूँ, जिससे कि तुम मेरी ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो और मेरे दोस्त बनकर मेरा साथ दो, क्योंकि बदला हम दोनों को ही अपने अपने परिवार का लेना है। इसीलिए ब्लू वुल्फ किंग, अगर तुम मेरा इस काम में साथ देते हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ में मेरी मदद करने के लिए नहीं चले तो मेरे सामने ये जितने भी वुल्फ्स नजर आ रहे हैं मैं इन सभी को एक एक करके जान से मार दूंगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी इंसानों से बिल्कुल भी कम नहीं है, जिसकी वजह से तुम आज तक अपनी सेना में राज करते आ रहे हो। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर चलते हुए आ जाता है ब्लू वुल्फ किंग, जो कि शी हुआंग की ताकत को देखकर उसके सामने अपना सर झुका देता है, क्योंकि वो इंसानी भाषा को
समझने के साथ साथ उनकी ताकत के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए वो अपनी लैंग्वेज में शी हुआंग से कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो शी हुआंग कहने लगता है कि ठीक है, जब अब तुम मेरे साथ में चल रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ बातें जान लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम इस लाइन की थर्ड आई की फ्रेशनेस से ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं उसको अभी थोड़ी देर पहले ही मार कर आया हूँ, जो कि मेरी ताकत का एक सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि तुम्हारे इस जंगल में 3 आइड लायन की ताकत के बराबर का कोई भी नहीं था। और मैं तुम्हारे साथ में काम इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक पूरे के पूरे ग्रुप के लीडर हो, और मैं हमेशा ही लीडर की लीडरशिप का सम्मान करता हूँ, उसकी ताकत की और समझदारी के बारे में भी जानता हूँ, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी ह्यूमंस विलेज के ऊपर हमला नहीं किया। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ लेना चाहता हूँ और तुम्हारा साथ भी देना चाहता हूँ। इसीलिए अब तुम्हारे पास में यही ऑप्शन है कि तुम मेरे साथ में चलो। और वुल्फ किंग अपनी एक रोर के साथ में उसको बता देता है कि आप ही मेरे मालिक हो। तो शी हुआंग हंसते हुए कहने लगता है कि मैं मालिक नहीं बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक एक करके अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने घोड़े को बुलाकर वुल्फ किंग को अपने साथ में लेकर चला जाता है, और वो दोनों ही सभी से ज्यादा पावरफुल बैंडिट्स के विलेज की तरफ जा रहे थे। शी हुआंग सोचने लगता है कि मेरी अच्छी किस्मत थी जो कि ये मेरी बात को मान गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर उन सभी के सामने इतनी हिम्मत के साथ में बात नहीं करता तो शायद अभी ये भेड़िए मेरी बॉडी से मेरे मांस को नोच नोच कर खा रहे होते। और वुल्फ किंग के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी सेना भी जा रही होती है, जो कि शी हुआंग को उसकी इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। और फिर इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में बैंडिट्स के विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके ब्रिज के सामने सबसे पहले शी हुआंग और वुल्फ किंग पहुंच जाते हैं, जो कि सबसे पहले सामने देखते हैं वहाँ पर बने हुए वैरियर को। शी हुआंग वुल्फ किंग को बताता है कि यही इस गाँव का एंट्रेंस है, जहाँ से जाकर हम लोगों को अपना काम पूरा करना है। लेकिन इतना याद रखना कि खुद को बचाना तो आसान होगा, लेकिन उन पर अटैक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये माउंटेन्स का विलेज है। इसी वजह से वो तीर और कमान का यूज करते हैं, कभी कभी तो पत्थरों से भी हमला कर देते हैं। इसीलिए उनके अटैक से बचने के साथ साथ हमें उन पर अटैक भी करना होगा, क्योंकि आज वक्त आ चुका है तुम्हारे वुल्फ क्लेन का बदला लेने का, जो कि इन गाँव वालों ने कम से कम तुम्हारे 1000 से भी ज्यादा वुल्फ मारे थे। मैं तुम्हें लीड करूंगा, तुम्हें तो केवल घमासान मौत का मंजर दिखाना है, जिससे कि इन बैंडिट्स की रूह तक कांप जाए। तो वुल्फ किंग कहता है कि ठीक है, आप जैसा भी कहो मैं वैसा ही करूंगा। तो शी हुआंग कहता है कि चलो वक्त आ चुका है हमला करने का, और वो सबसे पहले आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे भागता है वुल्फ किंग, और उसके पीछे पीछे भाग रही होती है उसकी बाकी की सेना, जो कि आज उन बैंडिट्स के साथ में मौत का खेल खेलेंगे। तभी हमें उन बैंडिट्स के गांव की नजर रखने वाले को दिखाया जाता है, जिसकी सबसे पहले नजर पड़ जाती है शी हुआंग और ब्लू वुल्फ किंग के ऊपर। इसीलिए वो तुरंत ही अलर्ट होकर कहने लगता है कि दरवाजे को बंद कर दो और अपने हथियारों को तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के सबसे प्रमुख हथियार होते हैं तीर और कमान। लेकिन सबसे पहले आदेश दिया जाता है कि उन्हें यूज करने होंगे बड़े बड़े पत्थर, ताकि वो शी हुआंग और वुल्फ किंग को कुचल कर मार सके। शी हुआंग तुरंत ही वुल्फ किंग को सारी के सारी बातें समझाता है कि तुम्हें इनसे कैसे बचना होगा। और जैसे ही यहाँ पर उन लोगों के ऊपर तीरों से हमला किया जाता है, तो शी हुआंग तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने अर्थ रैम्पेज बियर को, जो कि सामने से आने वाले सभी के सभी अटैक्स को रोकेगा। और इस बियर की दहाड़ और स्पिरिचुअल पावर की वजह से उनका कोई भी तीर का अटैक शी हुआंग को टच भी नहीं कर पाता। इस बियर के पावर को देखकर वो लोग डर जाते हैं कि अब हमें यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को यूज करना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अर्थ रैम्पेज बियर की ताकत के सामने ये पत्थर तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो आसानी के साथ में उन सभी के सभी अटैक्स को डॉज करके वुल्फ किंग और शी हुआंग को आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे कि फिर ये सेना तुरंत ही वहाँ पर गाँव में एंटर कर जाती है। शी हुआंग कहने लगता है कि अब होगा यहाँ पर असली मौत का खेल, क्योंकि अर्थ रैम्पेज बियर के केवल एक ही अटैक से उनका दरवाजा तहस नहस हो जाता है। शी हुआंग अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ में गाँव में एंटर कर जाता है, लेकिन इन बैंडिट्स की ताकत भी कुछ कम नहीं थी। तो इन छोटे मोटे बैंडिट्स को रोकने के लिए बाकी की सेना आ जाती है वुल्फ्स की, जिनको देखकर ये सभी के सभी बैंडिट अपने अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर उन सभी बैंडिट्स का सरदार भी आ जाता है, और वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग ये कुत्तों से डर रहे हो? अगर किसी के भी अंदर हिम्मत है तो वो यहाँ पर ली फेई यांग के सामने आए, चाहे वो वुल्फ किंग हो या किसी इंसान का बच्चा। आज उन सभी की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और वो अपने केवल एक ही अटैक से एक वुल्फ को जान से मार देता है, जिसकी वजह से वुल्फ किंग और शी हुआंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो सरदार शी हुआंग से कहने लगता है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। लेकिन शी हुआंग अपनी ताकत के साथ साथ उन वुल्फ्स की भी ताकत को यूज कर रहा था, जिससे कि बैंडिट्स का सरदार समझ जाता है कि ये फाइट आसान नहीं होने वाली, क्योंकि तभी वो अपने आप को अपनी मार्शल सोल वुल्वरीन में बदल लेता है, जिससे कि उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और उसका सामना कराने के लिए शी हुआंग भी अपने अर्थ रैम्पेज बियर को ले आता है, जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की पावर क्लैशिंग होने लगती है। लेकिन ली फेई यांग को शी हुआंग की ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी ये अर्थ रैम्पेज बियर उसके बाहों को उखाड़ने वाला था। जहाँ पर तभी मौका पाते ही शी हुआंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस वुल्वरीन को खत्म कर देता है, और अर्थ रैम्पेज बियर का एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है उसी बैंडिट के ऊपर। फिर वुल्फ ने भी अपना एक काफी पावरफुल अटैक
अटैक किया था। इसके बाद फिर ये सेना बाकी के बैंडिट्स को भी मारने लगा था। और फिर अब हम देखते हैं कि शिव वांग अपने अर्थ रैम्पेज बियर की मदद से बैंडिट्स के सरदार के साथ में भिड़ जाता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में काफी देर तक ये फाइट भी चलती रहती है। लेकिन तभी मौका पाकर अर्थ रैम्पेज बियर उस सरदार को उठाकर दूर फेंक देता है। साथ ही साथ उसी वक्त ब्लू वुल्फ किंग भी अपने आइस क्रिस्टल की पावर को यूज करता है, जिससे कि काफी सारे क्रिस्टल्स निकलकर बैंडिट्स के सरदार को इंजर्ड कर देते हैं, जिससे कि उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो चाहकर भी उन लोगों को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तभी ब्लू वुल्फ किंग उसके पीछे से जाकर उसको एक बहुत ही तगड़ा हिट कर देता है। साथ ही साथ अर्थ रैम्पेज बियर और शी हुआंग भी उसी मोमेंट पर उस सरदार की बैंड बजाकर रख देते हैं, जिससे कि अब इस बैंडिट के अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं बचती और वो यहाँ पर हार जाता है। यानी कि फाइनली शी हुआंग ने अपने सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया था और वो कहने लगता है कि आखिरकार मुझे इसमें भी सफलता मिल गई। तभी वो अपने चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर जितने भी वुल्फ खड़े हुए थे वो सभी के सभी अब शी हुआंग को घेर लेते हैं। लेकिन शी हुआंग वुल्फ किंग से कहता है कि आखिरकार देखो, हमने कर दिखाया, हमने अपना बदला इन लोगों से ले लिया और मैंने भी अपना बदला ले लिया। और वैसे क्या अब हम लोगों का साथ में रहना सही रहेगा या फिर हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तुम्हें अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए और मैं भी अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोगों को साथ में फिर से काम करने का मौका मिले, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ब्लू वुल्फ किंग ने कभी भी इंसानों पर हमला नहीं किया और ना ही उनको मारा है, और तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम ऐसा करोगे भी नहीं, क्योंकि फिर मैं भी तुमसे वादा करूंगा कि मैं कभी भी किसी वुल्फ को नहीं मारूंगा। और अगर कभी फ्यूचर में मुझे तुम्हारी या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपनी दोस्ती को कंटिन्यू कैसे करेंगे? इस बात का जवाब देने के लिए ब्लू वुल्फ किंग अपने सभी के सभी साथियों को यहाँ से जाने को कहता है, जिससे कि शी हुआंग को ये लगने लगा था कि कहीं ये ब्लू वुल्फ किंग उसी के ऊपर अटैक ना कर दे। और तभी उसके दिमाग में बात आती है कि अभी उसको तीसरा लेवल भी तो पार करना है, इसीलिए उसको ब्लू वुल्फ किंग के ऊपर अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कि अगर उसको ब्लू वुल्फ किंग के साथ में लड़ना है तो उसे अपने अर्थ रैम्पेज बियर को लाना होगा, जिसको यूज करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी भी चली जाएगी। इसीलिए वो केवल वुल्फ किंग को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ी चट्टान में अपना एक पंच हिट कर देता है, जिससे कि इतनी बड़ी चट्टान एक ही बार में ध्वस्त हो जाती है। और वो वुल्फ किंग को अपनी ताकत ही दिखाना चाहता था और वो उससे कहने लगता है कि देखो, ये मेरी नॉर्मल पावर है और अगर मैं यहाँ पर अपने अर्थ रैम्पेज बियर को ले आया तो तुम खुद ही सोच लो कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि ब्लू वुल्फ किंग को शी हुआंग की ताकत का अंदाजा हो चुका था, उसकी पावर्स की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते हुए वो अपने साथ में अपनी पूरी की पूरी सेना को भी ले जाता है और शी हुआंग यहाँ की सबसे ऊंची जगह पे जाकर ब्लू वुल्फ किंग को अपना आखिरी गुड बाय बोलता है और कहता है कि हम लोग फिर मिलेंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर ड्रैगन सेक्ट के लोग आ जाते हैं, जो कि केवल शी हुआंग की एबिलिटीज को ही देख रहे थे और वो वहाँ पर पहुंचकर शी हुआंग से कहने लगते हैं कि तुमने ये अकेले कैसे कर दिया? हम लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतने सारे बैंडिट्स को अकेले हराकर अपने सेकंड स्टेप को भी जीत लिया है। हम इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके का जादू ही हो गया, एक ऐसा मिरेकल जिसको हमने आज तक कभी भी नहीं देखा था। तो शी हुआंग कहने लगता है कि वैसे मैंने किसी नियम को तो नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर वुल्फ्स ने भी मेरी मदद की है इनको मारने के लिए। तो एक बंदा कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, इससे तो कोई भी नियम नहीं टूटा, क्योंकि नियम केवल इंसानों पर लगाए गए हैं, ना कि किसी जानवर के ऊपर। तुम एक इंसान हो और तुमने किसी दूसरे इंसान की मदद नहीं ली, और वो तो एक वुल्फ है, यानी कि एक मॉन्स्टर। तुमने उससे बात भी कैसे मनवा ली? हम तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने चूज भी किया तो गोल्डन वुल्फ बैंडिट्स का विलेज, जो कि बैंडिट्स में सभी से ज्यादा पावरफुल विलेज था। अब इसके पीछे कोई कारण है या फिर कुछ और, हमें इसके बारे में नहीं पता। तभी ड्रैगन सेक्ट का एक बंदा शी हुआंग से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे खुशी हो कि जब तुम्हारा नाम टियानबेई कॉलेज के टियानजाओ स्टोन के ऊपर लिखा जाएगा, और ये तो एक बहुत ही ज्यादा गर्व करने वाली बात भी है। तभी वो इनविजिलेटर्स यहाँ से बैंडिट की उस बॉडी को उठाकर ले जाते हैं ताकि वो लोग वुजियन को इस बात का सबूत दे सकें। और फिर हम अगले ही सीन में शी हुआंग को बैंडिट्स के मेंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों के पास में अलग अलग गाँव से चुराया गया खजाना भी रखा हुआ होता है। तभी शी हुआंग जैसे ही आगे बढ़ता है, उसको वहाँ पर कुछ खत मिलते हैं, जो कि सीक्रेट ड्रैगन गार्ड, सिटी गार्ड आर्मी, 13 गोल्डन स्कॉर्पियन बैंडिट और गोल्डन वुल्फ बैंडिट, इन सभी लोगों का केवल एक ही लीडर है, जो कि है ली फैमिली। शी हुआंग कहने लगता है कि अब तो आप लोगों को ली फैमिली की सच्चाई के बारे में पता चल ही गया होगा। और तभी वो इनविजिलेटर से कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर रखा हुआ खजाना अपने साथ में ले चलना चाहते हो? तो एक बंदा उससे कहने लगता है कि तुम जैसे ही टियानजाओ के 3rd लेवल को पार कर लोगे और तुम्हारा नाम टियानजाओ स्टोन पर लिख जाने के बाद ये सारा का सारा खजाना ही तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि तुम इसके मालिक बन जाओगे। तो शी हुआंग कहने लगता है कि यानी कि इसका मतलब अब मैं एक मिलियनेयर बन चुका हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं हासिल करूंगा 3rd लेवल को पार करने के बाद, क्योंकि अब मेरा अगला टारगेट होगा ली फैमिली। जिसके बाद फिर शी हुआंग यहाँ से सारे के सारे खजाने को उठाकर इस पूरे के पूरे गाँव में ही आग लगा देता है। यहाँ पर जितने भी हाउसेस बने हुए थे वो सभी के सभी जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद फिर शी हुआंग यहाँ पर अपने हॉर्स को बुलाकर उसी पर बैठकर अपने
टियानबेई सिटी वापस चला जाता है ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि आखिरकार उसने कर दिखाया और उसने सेकेंड लेवल को भी पार कर लिया है। और शी हुआंग जैसे ही सभी लोगों के सामने पहुंच जाता है तो फिर एक इन्विजिलेटर डीनजू और वूजियन से यह कहने लगते हैं कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि शी हुआंग एक बहुत ही बड़े वाला जीनियस है, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो ब्लू वुल्फ किंग के सामने जाकर उससे दोस्ती कर ले और अपना काम भी निकलवा ले। तभी शी हुआंग ली फैमिली के ओनर ली जीजी से कहने लगता है कि आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो, लगता है कि आप अब मेरे लिए कोई दूसरी प्लानिंग बना रहे हो। जब शी हुआंग शू यूफई के पास में जाता है तो वो उससे कहती है वैसे तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि तुम्हें वुल्फ्स की मदद लेनी चाहिए। तो शी हुआंग कहता है कि वैसे इसका जवाब तो मुझे खुद भी नहीं पता। तो डीनजू कहने लगते हैं कि रुक जाओ, अभी तुम्हें एक और लेवल को तो पार करना है, क्योंकि टियानजाओ स्टोन तुम्हें इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही लेवल्स तुम्हें केवल 7 दिनों के अंदर ही पार करने थे और तुमने 2 सबसे कठिन पड़ावों को तो केवल आधे दिन के अंदर ही पार कर लिया और अभी भी आज का सूर्यास्त भी नहीं हुआ है और लगता है कि तुम टियानजाओ का 3rd लेवल भी पार कर लोगे। और अगर तुमने सच में ऐसा कर लिया तो ये टियानबेई सिटी के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि एक लड़के ने टियानजाओ के लेवल्स को केवल एक ही दिन के अंदर पार कर लिया, जिससे कि फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, क्योंकि ऐसा युद्ध हमें आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला। और तभी शी हुआंग के जो नए नए फैंस बने हैं वो उससे कहने लगते हैं कि आपको अब 3rd लेवल भी जल्द से जल्द पार कर लेना चाहिए। तो शी हुआंग कहने लगता है कि हाँ मैं ये जरूर करूंगा। और तभी वो ड्रैगन सेक्ट के वूजियन से कहता है मैंने आपके ही सामने 2 लेवल्स को तो पार कर लिया, अब मैं नहीं जानता कि आप इससे खुश हो भी या नहीं। तो वूजियन कहने लगते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिस बात पर शी हुआंग कहता है कि क्या आप खुद से ही इस चीज को चेक नहीं करना चाहते कि मैंने लेवल्स को पार करते हुए कोई चीटिंग तो नहीं की। तो वूजियन कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी चेक नहीं करना, तुम अब मुझे ज्यादा फोर्स मत करो कोई ज्यादा हार्ड लेवल देने के लिए। शी हुआंग कहने लगता है कि मैं वो बात तो कोई कर भी नहीं रहा था, आप तो केवल देखते जाइए कि अब मैं और क्या क्या करता हूँ, क्योंकि वो चीजें आपके चेहरे पर तमाचा बन के लगने वाली हैं। तो डीनजू कहते हैं कि क्या मुझे अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए। तो शी हुआंग वूजियन से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप जो भी निर्णय करते हो वो निष्पक्षता से करते हो। तो वूजियन उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं फैसले लेते वक्त कोई भी बेईमानी करता हूँ, और तुम्हारी ये बातें मुझे थप्पड़ के जैसी लग रही हैं। तो फिर तभी शी हुआंग डीन से कहने लगता है कि वैसे मैं अपने 3rd लेवल पर जाना चाहूंगा। तो फिर डीनजू तुरंत ही वूजियन से कहने लगते हैं इस 3rd लेवल के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट को आपने चूज किया, सेकंड स्टेप में उसको बैंडिट्स को मारना था, और जो 3rd लेवल है उसके लिए मुझे कोई ओपोनेंट चूज करना होगा। शायद आप इस नियम को अच्छे तरीके से जानते भी होगे। तो वूजियन कहते हैं कि हाँ ये आपका ही हक है। लेकिन तभी शी हुआंग डीनजू से कहता है कि अगर मैं आपको कोई सजेस्ट करूं तो आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो डीनजू शी हुआंग से कहने लगते हैं कि तुम अपने से कमजोर ओपोनेंट को चूज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये हमारे नियमों के खिलाफ है, इसीलिए किसी ऐसे को सजेस्ट करना जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो फिर शी हुआंग तुरंत ही ली फैमिली वालों को देखने लगता है। वो सोचता है कि ली जीजी तो ली फैमिली में सभी से ज्यादा ताकतवर है, और वो अपने बाकी के ऑप्शंस को भी देखने लगता है जो कि होते हैं ली जियानफेई, ली युन कॉफिन और ली फेयू, और ये सभी के सभी ताकतवर होने के साथ साथ मास्टर्स भी हैं। इसीलिए शी हुआंग कहता है कि मैं चूज करता हूँ ली जियानजी को, जिससे कि ली जियानजी खुद ही डर जाता है। तो ली जीजी शी हुआंग से कहने लगता है कि तुम ये अच्छे तरीके से जानते हो कि वो तुम्हें बराबरी की टक्कर नहीं दे पाएगा, इसीलिए तुमने जानबूझकर उसी को चूज किया है। तुम तो यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आसान ये 3rd लेवल हो जाए। तभी डीनजू शी हुआंग से कहने लगते हैं कि ली जियानजी हमारे टियानबेई कॉलेज का स्टूडेंट है, इसीलिए तुम चाहकर भी उसको फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। तो शी हुआंग कहने लगता है कि हाँ आपने सही कहा, वो तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा कमजोर भी है। तो ली जियानजी गुस्से के साथ में कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस बात पर शी हुआंग कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले ठीक तरीके से फाइट करना सीख लो। और शी हुआंग यहाँ पर चूज करता है ली युन गुआन को, जो कि ली फैमिली का बटलर होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है। जहाँ पर हम वूजियन को ली युन जुआन से कुछ कहता हुआ देखते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हें चैलेंज किया गया है तो तुम्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा। साथ ही साथ डीनजू भी शी हुआंग से कह देते हैं कि ये बंदा तुम्हारा ओपोनेंट होने के साथ साथ तुम्हारा 3rd लेवल भी है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके इसको हराना होगा और ये लेवल जीतना होगा। और मुझे यकीन है कि शी हुआंग तुम ये कर सकते हो। लेकिन सेक्ट लीडर वूजियन को ऐसा नहीं लग रहा था, उनके मन में अभी भी ये शंका होती है कि क्या शी हुआंग ये कर भी पाएगा या नहीं। वो सोचने लगते हैं कि उसने पहले ही लेवल में 3 आइड गोल्डन लायन को खत्म कर दिया, और सेकंड स्टेप में तो उसने पूरे के पूरे गोल्डन वुल्फ विलेज को ही तबाह कर दिया। इसीलिए अब उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये सच में ली युन जुआन को हराना दे, क्योंकि वूजियन भी इस बात को समझ चुके थे कि शी हुआंग कोई कमजोर लड़का नहीं है, वो जीने से और किसी भी परिस्थिति से निकलना भी जानता है। अभी डीनजू ली फैमिली के ली जीजी से कहने लगते हैं कि वैसे मेरे ख्याल से अब आपको तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तो मेरे शी हुआंग ने आपके ली युन जुआन को चैलेंज किया है। तो ली जीजी तुरंत ही कहता है कि बिल्कुल मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ली जीजी को इस बात पर भरोसा होता है कि शायद ली युन जुआन शी हुआंग को आसानी के साथ में हरा पाएगा। तो
डिंजू कहते हैं कि ठीक है, अब इसी के साथ में मुकाबले को शुरू भी कर दिया जाए। तभी एक बंदा सभी लोगों से कहने लगता है कि बाकी के दर्शक अपने अपने कदमों को पीछे हटा लो, क्योंकि अगर हम लोग बीच में खड़े रहेंगे तो हम लोग इस शानदार फाइट में बाधा ही बनेंगे। जिसके पर तुरंत ही बाद ली युनजुआन मैदान में आकर अपने वॉरियर आर्मर को भी समन कर लेता है, जिसको वह हमेशा ही खतरनाक फाइट करने के लिए यूज किया करता है। तभी शू युफे भी शी हुआंग से कहती है कि मुझे भरोसा है कि तुम ये करके दिखा सकते हो। साथ ही साथ तभी यू चैन भी शू युफे से कहने लगती है कि ये जो ली युनजुआन है वो काफी पावरफुल होने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस वाला बंदा भी है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज दोनों ही शी हुआंग से काफी ज्यादा होंगी। लेकिन जब शी हुआंग 2 स्टेप्स को पार कर चुका है तो वो इसको भी कर लेगा। मुझे डर है तो केवल ली जिजी का, क्योंकि उसने बहुत ही आसानी के साथ में चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो जरूर यहाँ पर किसी न किसी तरीके की चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहा होगा। तो शू युफे कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें तो उनको एक्सपोज करना चाहिए। इस बात पर यू चैन कहने लगती है कि रहने दो, वो तो सभी के सभी बेशर्म हैं ही, हमें उनके जैसा नहीं बनना, क्योंकि उन लोगों की फैमिली में से आज तक कोई भी फर्स्ट लेवल को भी पार नहीं कर पाया और शी हुआंग जो कि तीसरे लेवल पर पहुंच चुका है, इसीलिए वो लोग जरूर से इसको गिराने की कोशिश करेंगे। और शी हुआंग भी ये सारी की सारी बातें सुन रहा था। तभी उन लोगों की नजर जाती है ली युजुआन के ऊपर, जिसने अपने एक काफी पावरफुल वॉरियर अवतार को समन कर लिया था। और वो शी हुआंग के सामने जाकर उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे जो अपना ओपोनेंट चुना है ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। शी हुआंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में बकवास करने के लिए नहीं बल्कि फाइट करने के लिए चैलेंज किया है। तो ली युजुआन कहता है कि लगता है कि आज तुम मर के ही मानोगे। और फिर वो अपनी ली फैमिली के टॉप क्लास वाले आर्मर को भी समन करता है और कहता है कि ली फैमिली में से मैं ही ऐसा हूँ जिसने इतनी ज्यादा अचीविंग को अचीव कर लिया। तो शी हुआंग उससे कहता है कि हाँ वो तो जानता ही है तुमने ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त किया, दूसरों के ट्रेजर्स को चुरा चुरा के तुमने ये पावर्स को गेन किया है। तो फिर ली युजुआन तुरंत ही गुस्से के साथ में अपने कॉफिन को यहाँ पर ले आता है, जिसको रोकने के लिए फिर शी हुआंग भी यहाँ पर तुरंत ही अपने अर्थ रैम्पेज बियर को ले आता है, जो कि बहुत ही जोरों की दहाड़ के साथ में बढ़ने लगता है ली युजुआन की तरफ। और वो उसके कॉफिन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके मौका पाते ही शी हुआंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ली युन काफी पीछे चला गया था। लेकिन फिर वो दोबारा से वापस आकर शी हुआंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शी हुआंग के अर्थ रैम्पेज बियर ने उसका ये सारा का सारा फोर्स संभाला हुआ था, जिसको देखकर डिनजू वूजियन से कहने लगते हैं कि इस लड़ाई को देखकर अब आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शी हुआंग यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को भी यूज करेगा। उसने अपनी डेथ माउंटेन टेक्निक को केवल आधा ही यूज किया है और केवल इतने से फोर्स से ही उसने ली युनजुआन के पसीने निकाल दिए हैं। तो वूजियन कहने लगते हैं कि बेशक इस बच्चे की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई है और अब नतीजा भी थोड़ी ही देर में सभी के सामने आ जाएगा। ली जिजी को जैसे ही लगने लगता है कि अब ली युनजुआन हारने वाला है तो फिर वो उसको पावर पिल लेने को कहता है, क्योंकि उसकी वजह से थोड़े से समय के लिए उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि अब तो देखने में ऐसा लगने लगा था जैसे कि ली युनजुआन की पावर ली फेयांग से भी कम हो चुकी हो। तभी शी हुआंग का अर्थ रैम्पेज बियर उसको उठाकर फेंक देता है, जिससे कि गुस्से में आकर ली युनजुआन कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं अब तुम्हें इस बात का बहुत ही करारा जवाब दूंगा। जिसके बाद फिर वो दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपनी सुप्रीम फॉर्म को यूज करने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो उनके टकराने की वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर्स का बवंडर ही फैल चुका था, जिससे बचने के लिए वहाँ के लोगों को अपने सामने एनर्जी शील्ड तक बनानी पड़ जाती है ताकि उन लोगों को इस एनर्जी से कोई भी नुकसान ना हो। और फिर हम उसके अगले पल देखते हैं जब ली युनजुआन हार चुका था शी हुआंग से। शी हुआंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें चीटिंग करने का मौका भी नहीं दिया, जिससे कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं। तभी यू चैन कहने लगती है कि अरे क्या बात है, अगर इस लड़के ने इतने जल्दी वैंगली टेक्निक को कैसे सीख लिया, ये तो एकदम से ही कमाल हो गया। और फिर डिनजू यहाँ पर वूजियन से कहने लगते हैं कि वैसे आपको मुझे तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने तीनों ही स्टेप्स को पार जो कर लिया है। तभी शी हुआंग वूजियन के पास में जाकर उनसे कहने लगता है कि वैसे मेरे मास्टर ने अभी आपसे कुछ कहा है और मैं आप दोनों से ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या अब मैं सच में टियानबेई सिटी के टियान जाओ का अगला वारिस बन चुका हूँ, जिस पर अब मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो डिनजू हंसते हुए कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे। वूजियन भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। इसीलिए फिर शी हुआंग ली जिजी से कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब मैं टियानबेई सिटी का नया टियान जाओ बन चुका हूँ। इसीलिए सबसे पहला मेरा ऑर्डर ये है कि ली जियान जी से अच्छी तरीके से पूछताछ की जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि उसने मुझे और शू युफई को मारने की कोशिश क्यों की। तो वूजियन ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले ली जियानची को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे टियानबेई कॉलेज से निकालने के साथ साथ उसको दोबारा से कभी भी कॉलेज में रखा नहीं जाएगा। तभी शी हुआंग इस बात को भी कहने लगता है, मैंने अपनी आंखों से ही देखा था कि ये जो माई लॉन्ग है उसने ली जियानफेई के झूठ में उसका पूरा पूरा साथ दिया और मेरे साथ साथ शू युफई को भी मारने की कोशिश की। इसीलिए आपको ली फैमिली के थर्ड प्रिंस ली जियाली को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी के ऑर्डर देने पर गोल्डन स्कॉर्पियन बैंडिट्स ने मुझ पर हमला किया था और ली जिजी ने खुद ही उन सभी के सभी बैंडिट्स को अपने ही हाउस में छुपा कर
रखा हुआ है। तो वूजिन कहने लगते हैं कि जो भी अपराधी हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। तभी शी हुआंग कहने लगता है कि ये जो ली फे यू है उन्होंने बिना सही गलत की परख किए मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ली फैमिली वाले गलत थे और उन्होंने अपने परिवार की गलतियों पर भी उनका साथ दिया है, जिससे कि जितना दोषी ली जियान फेई है उतना ये भी है। और अगर इस तरीके के जनरल आपकी सिटी में होंगे तो आप खुद ही सोचिए कि वो कितने ज्यादा सेफ है। साथ ही साथ वो उन सभी के सभी खतों को भी उठाकर ले आया था जो कि उसको गोल्डन वुल्फ बैंडिट्स के विलेज से मिले थे। वो बता देता है कि ली फैमिली के रिलेशन से गोल्डन वुल्फ बैंडिट्स के साथ में भी काफी अच्छी थी, जिसमें उनका पूरा साथ दिया था ली फेयू आपके जनरल ने। इसीलिए फिर वूजिन के ऑर्डर पर ली फेयू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर शी हुआंग ली फैमिली के हेड से कहने लगता है कि अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली ने एक ही बार में इतने सारे के सारे कारनामे कर दिए। तो ली जीजी कहता है कि मैं ली फेयांग को 10 साल पहले ही अपनी फैमिली से निकाल चुका हूँ, इसीलिए मुझे उसके कारनामों के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी, इसीलिए ली फेयांग के कारनामों को मेरे साथ में मत जोड़ो। तो शी हुआंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ आप खुद को केवल इस झमेले से निकालना चाहते, इसीलिए आप तो अपने भाई को भी भुलाने के लिए तैयार हो, फिर मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे मैंने जो वेंडर्स के विलेज को जलाया था वहाँ से मैंने काफी सारे धन को भी एकत्रित किया है और मुझसे ये कहा गया था कि ये सब कुछ होने वाले टियानजियाओ का होगा, और अब क्योंकि मैं टियानजियाओ बन चुका हूँ तो ये सब कुछ मेरा हो चुका है। मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में अनाज भी बरामद हुआ, इसीलिए मैंने सिटी के खरीदारों से भी बात कर ली है ताकि मैं वो सारा का सारा अनाज अच्छे दामों में बेचकर उनसे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकूं, जिसके लिए मुझे कम से कम 10,000 कैटीज तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैं ये बेचना चाहता हूँ पैट्रियार्च ली को, जिसके लिए मैं चार्ज करूंगा 100,000 कैटीज को। तो वूजिन कहते हैं कि क्या तुम 10,000 के बदले 1 लाख कैटीज लेना चाहते हो। तो शी हुआंग कहता है कि देखो आप तो जानते ही हो कि अब ली फैमिली कुछ ज्यादा ही नीचे गिरते जा रही है और एक अमीर इंसान होने के नाते मुझे नहीं लगता कि अब मैं इनके साथ में कभी भी दोस्ती बनाऊंगा, इसीलिए मैं ये सारा का सारा प्रॉफिट अपने टियानबई कॉलेज के लिए ही कमाना चाहता हूँ। तो वूजिन कहते हैं कि तुम्हारे जैसे मुझे भी पहले बहुत ही सारे आइडियाज आते थे, लेकिन इतने गजब के आइडियाज आकर तुम लाते कहाँ से हो। तो शी हुआंग कहने लगता है कि मैं मी लॉन्ग वेई के साथ में दोस्ती बनाना चाहता हूँ। तो वूजिन कहते हैं कि अगर तुम ये कर सको तो जरूर से करना। तो शी हुआंग जैसे ही यहाँ से जाने लगता है वो ली जीजी से कहता है कि देखो मैंने आज आपको एक ही दिन के अंदर पूरे 1 लाख कैटीज का नुकसान करा दिया, आगे भी मैं आपको समय समय पर इसी तरीके से तोड़ता रहूंगा। ली जियांची गुस्से के साथ में शी हुआंग से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साथ ही साथ ली जीजी को भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब शी हुआंग पहुंच जाता है शू यूफेई के पास में और डीन जू वूजियन से कहते हैं कि आपका यहाँ का जो काम रह गया है आप उसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फिर हमें टियानबई कॉलेज में भी तो जाना है सी हुआंग का वेलकम करने के लिए, जहाँ पर हम उसको नया टियानजियाओ बनाएंगे। और वो खुश होते हुए यहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद वो हमें टियानबई कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट इस बारे में बात कर रहे थे कि शी हुआंग ने टियानजियाओ के 3 लेवल्स को केवल एक ही दिन के अंदर पार कर लिया। तो एक लड़का कहता है कि तुमने तो केवल ये सुना होगा, मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है, और उसने अकेले ही पूरी ली फैमिली को धो डाला सभी के सामने। वो केवल एक 16 साल का लड़का है जिसने टियानजियाओ मोन्यूमेंट के ऊपर अपना नाम लिखा दिया, जो कि पूरी की पूरी टियानबई सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात थी। और फाइनली शी हुआंग अपना नाम टियानजियाओ स्टोन पर लिख ही देता है, जहाँ पर हम टियानबई एकेडमी के अंदर सबसे पहले देखते हैं शी हुआंग को, जो कि आराम से अपने रूम में बैठा हुआ वहीं पर चाय पी रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास में शू यूफेई और यू चैन आ जाती हैं। तो शी हुआंग कहता है कि वैसे तुम लोगों का यहाँ पर किस लिए आना हुआ। तो यू चैन उसको बताती है कि तुम्हें हमारे साथ में जेंगी पेविलियन में चलना होगा, क्योंकि वहाँ के 5th फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी फेरी टेल रखी हुई है जिसको मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसको मेरे लिए ला कर दो, क्योंकि हम लोग उसको लेने के लिए नहीं जा सकते। तभी शू यूफेई भी शी हुआंग से कहती है कि जेंगजी पेविलियन के 5th फ्लोर पर ही तुम्हें एक वुड स्प्रेड भी देखने को मिलेगी जिसको मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और तुम मुझे वो ला कर दोगे। तो शी हुआंग कहता है कि ठीक है, तुम दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हो, अब मैं इतना तो तुम लोगों के लिए कर ही सकता हूँ, लेकिन वैसे क्या तुम लोग इसके बारे में जानते हो कि आखिर मैं क्या प्रैक्टिस करना चाहता हूँ? क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी कई सारे पावरफुल लोगों के साथ में फाइट कर चुका हूँ, जिनसे फाइट करने पर मुझे और भी कई तरीके के नए नए आइडियाज भी आए हैं। अगर मुझे मौका मिल जाए स्पिरिट हॉल में जाने का तो मेरी पावर्स बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं जहाँ पर आ चुका हूँ वहाँ से पीछे हटना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब तो उसके पास में साउथर्न सोजाकू की फायर स्पिरिट का भी इंस्पिरेशन आ चुका है, इसीलिए शी हुआंग सोचता है कि अब उसको अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तभी शू यूफेई शी हुआंग से कहने लगती है कि मैं हमारी एज के जितने भी बच्चों को
जानती हूँ अभी तक ये एबिलिटी किसी के पास भी नहीं है जो कि 4th फ्लोर पर जा सके, लेकिन तुम्हारी पावर्स बढ़ने की वजह से तुम 5th फ्लोर पर भी जा सकोगे। शू यूफे यूचेन से कहती है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो कि ऐसा कर सकता हो। तो यूचेन बताती है कि टोलिन डिस्ट्रिक्ट के 5वें फ्लोर पर काफी ज्यादा मात्रा में टेक्निक्स रखी हुई है, वहाँ पर तुम्हें आइडियाज का भंडार मिल जाएगा। इसीलिए फिर वो दोनों ही शी हुआंग से कहती हैं कि तुम्हें चलकर एक बार तो उन्हें देख ही लेना चाहिए। तभी शू यूफे भी शी हुआंग से कहती है कि टियानबेई सिटी के जो 10 जीनियसेस हैं वो सबसे पहले टाइबेटियन पेविलियन में जा चुके हैं और उसके बारे में बात भी कर चुके हैं, इसीलिए अब चलो हमारे साथ में हम लोगों को भी वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद फिर ये तीनों ही पेविलियन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने पर हमें ये काफी बड़ी जगह दिखाई जाती है, जहाँ के एल्डर शी हुआंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारी जैसी एबिलिटी को पा लेना किसी की भी बस की बात नहीं होती, क्योंकि तुम तो हमारे नए टियानजियाओ बन चुके हो और एकेडमी के केवल वही लोग 5th फ्लोर पर जा सकते हैं जो कि टियानजा स्टोन पर अपना नाम लिखा चुके हो। और जब शी हुआंग ऐसा कर चुका है तो उसको ऊपर जाने की इजाजत मिल जाती है। वो एल्डर शू यूफे और यूचेन से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, केवल शी हुआंग ही अंदर जाएगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर उसके एंट्रेंस को भी ओपन कर देते हैं, जिसको देखकर यूचेन कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि 5th फ्लोर पर जाने का एंट्रेंस मेरे सामने ही होगा। शू यूफे सोचती है कि यहाँ पर वो चीज भी जरूर होनी चाहिए जो कि 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करती है। जिसके बाद फिर शी हुआंग तुरंत ही एंट्रेंस से होते हुए पेविलियन के अंदर एंटर कर जाता है और वो इस काफी विशालकाय जगह को देखकर भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो आज तक कभी भी 5th फ्लोर पर तो आया ही नहीं था। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे मूलिन को देख लेना चाहिए और वो वहाँ पर रखे हुए काफी सारे स्क्रोल्स के पास में जाकर उनमें से एक अच्छी सी इंस्पिरेशन को उठाने लगता है, जहाँ पर उसको एक इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है जो कि केवल किंग ऑफ वुड स्पिरिट्स पर ही अप्लाई हो सकती थी। इसीलिए शी हुआंग कहता है कि ये तो अभी मेरे किसी भी काम में नहीं आएंगी और वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है दूसरी इंस्पिरेशन को उठाने के लिए। और आगे बढ़ते ही उसको एक जगह पे मिल जाती है डिवाइड द स्पिरिट। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इस स्पिरिट को 2 हिस्सों में भी डिवाइड किया जा सकता था और इसीलिए इस इंस्पिरेशन की पावर काफी ज्यादा हाई होती है। इसके बाद अब शी हुआंग आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे किसी लो की एरा को चूज कर लेना चाहिए। तभी इसकी स्वॉर्ड गॉड पावर उसे किसी स्क्रोल को उठाने के लिए ट्रिगर करती है। वो जैसे ही उस इंस्पिरेशन को उठाता है वो सोचता है कि क्या ये वही है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये जो इंस्पिरेशन होती है वो खुद ही अपने होस्ट को चूज करती है ताकि वो उसकी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सके। लेकिन शी हुआंग की स्वॉर्ड गॉड पावर उसको चंद सेकंडों में ही प्रैक्टिस कर लेती है, इसीलिए वो तुरंत ही उस टेक्निक को अपने पास में रखकर एक दूसरे स्क्रोल को भी उठा लेता है जो कि उसके मतलब का नहीं होता। इसीलिए फिर वो दूसरी इंस्पिरेशन को उठाता है जो कि एक बहुत ही गजब की इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि उसके ऊपर यूज करने वाले को कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगी हुई थी। इस इंस्पिरेशन को जो चाहे जैसे चाहे सीख सकता है। इसमें कई तरीके के अटैक्स के बारे में बताया होता है जो कि अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए काफी थे। एक सिंगल अटैक में इतनी ज्यादा पावर जनरेट होगी कि उससे आसानी के साथ में किसी को भी हराया जा सकता है। इसलिए शी हुआंग कहता है कि मेरा तो काम बन गया और वो इन्हीं को लेकर यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फिर वो बने हुए एंट्रेंस से बाहर भी आ चुका था, जिसको देखकर पेविलियन के एल्डर कहने लगते हैं कि ये पहला बच्चा ऐसा बना है जिसने एक ही बार में 4 स्पिरिचुअल रिकॉर्ड्स को चूज किया। शी हुआंग सोचने पड़ जाता है कि आखिर इनको इसके बारे में कैसे पता चल गया। तो वो एल्डर कहते हैं कि बच्चे मुझे सब पता होता है, तुमने जितने भी स्पिरिचुअल नोट्स यहाँ से उठाए हैं उन सभी की अच्छी तरीके से स्टडी करना और अगर तीनों मिलकर प्रैक्टिस करोगे तो पावर्स को अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। जिसके बाद फिर शी हुआंग तुरंत ही नीचे जाकर शू यूफे और यू चैन को उनके इंस्पिरेशंस दे देता है, जिसको लेकर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। और वो जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तो शी हुआंग सोचता है पेविलियन के एल्डर ने क्या सही बात कही है कि मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेकार के कामों में लगाकर वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए वो यू चैन और शू यूफे से कहता है कि अब हम लोग मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम को बनाएंगे, यानी कि आने वाले समय में इन तीनों की तिगड़ी कमाल मचाएगी। इसके बाद अब शी हुआंग सीधा आ जाता है अपने डीन जू के पास में और उनसे कहता है कि क्या आप सर मुझे बता सकते हो कि आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। तो डीन जू उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, एक ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग जो कि तुमने आज तक नहीं की है, यानी कि अब शी हुआंग की एक बहुत ही गजब की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में ली मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ली जीजी को, जहाँ पर उसके सामने एक स्ट्रेंज बंदा खड़ा हुआ होता है। तो ली जीजी उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तुम्हारे यहाँ पर आने के इरादे मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आते। तो फिर तभी वो बंदा अपने मार्शल सोल यानी कि एक ड्रैगन को निकालता है और ली जीजी से यह कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ली फैमिली के मास्टर अभी तक काफी सारे सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और अब तुम्हारे पास में ना तो ज्यादा पैसा बचा है और ना ही कुछ ज्यादा करने को। लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने जो रूमर्स सुन रखे थे वो सभी के सभी गलत हो। तो ली जीजी उससे कहता है कि शायद तुम ही ये सब कुछ फैला रहे हो। जिस बात पर वो बंदा ली जीजी से कहता है कि तुम्हारी फैमिली के जितने भी बंदों को बंदी बनाया गया था मैंने उन सभी लोगों को कैद खाने से रिहा करा दिया है, जिसका प्रूफ भी वो ली
लीजी को दे देता है। तो लीजी उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरी ली फैमिली के ऊपर इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों दिखा रहे हो? जरूर इसमें तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा ही। तो वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी ली फैमिली किसी के भी द्वारा केयर करने के लायक भी है? मेरे लॉर्ड केवल इतना चाहते हैं कि टियानबे एकेडमी के अंदर जो अहंकार आ चुका है उसको मिटा दिया जाए, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ ज्यादा ही जीनियस अपने लगे हैं। लीजी कहता है कि तुम आखिर इन सारी चीजों के बारे में कैसे जानते हो? इस बात पर वो बंदा कहता है कि तुम केवल ये टोकन रख लो जो कि मैंने तुम्हें दिया है, और ये टोकन बिलोंग करता है मिलोंग वेई से, जो कि तुम्हारी ली फैमिली को बचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। लेकिन कुछ क्राइम तुम्हारी फैमिली ने ऐसे भी किए हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए उन क्राइम्स का तुम्हें खुद ही से कोई ना कोई इंतजाम करना होगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि टियानबे एकेडमी के पास में उनका खुद का टियानजियाओ हो। तो लीजी कहता है कि ठीक है, हमारी ली फैमिली आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और आपने जो कहा है हम उसकी कद्र करते हैं। तो लीजी सोचता है कि वैसे भी अब तो लियोन जुआन तो मर चुका है, इसलिए क्यों ना ये सारे के सारे इल्जाम उसी के सर पर डाल दिए जाएं, जिससे कि फिर उसकी पूरी की पूरी फैमिली बच जाएगी और उन पर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा। इसके बाद अब हमें उसी ड्रैगन वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के सामने खड़ा हुआ था, जो कि उससे कहता है कि तुम इस 5 एलिमेंटल वाली दुनिया में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें अलग से 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि टियानबे एकेडमी के शी हुआंग को खत्म कर दिया जाए। तुम्हें शी हुआंग को मारने के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि अगर उसका ओल्ड फादर नहीं मारा गया तो शी हुआंग की डेथ की वजह से वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए फिर वो ड्रैगन सोल वाला बंदा तुरंत यहाँ से निकल जाता है अपने मिशन को अचीव करने के लिए। यानी कि अब हमें एक बहुत ही गजब का फाइट सीन देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हमें शी हुआंग को दिखाया जाता है जहाँ पर डीन जू उसकी ट्रेनिंग करा रहे थे, और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास में पावर है किसी को भी किल करने की और खुद को हमेशा ही अपग्रेड करते रहने की, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर अपनी ताकत को, अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड करने की काबिलियत होती है। और स्प्रिंग थंडर की पहली ध्वनि से सारी की सारी जैविक वस्तुएं जीवन में आ जाती हैं। साल के प्रथम दिन जो थंडर की लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिससे उत्पन्न होता है एक थंडर स्टॉर्म, उस दिन सबसे ज्यादा मात्रा में अपनी पावर्स को अपग्रेड किया जा सकता है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के सिमुलेशन को बहुत ही हद तक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी मनुष्य अपनी पावर्स को पीक लेवल पर ले जा सकता है, बस ये निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम इस पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके गैदर कर सको तभी तुम इसके काबिल बन पाओगे। इसके बाद फिर वो यहाँ पर फैल रही लाइटनिंग स्ट्राइक को एक जगह पे एकत्रित करने लग जाते हैं, जिसमें से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलकर लगने लगते हैं शी हुआंग को। इसको गैदर करने के लिए शी हुआंग यूज करता है अपने अर्थ रैम्पेज बियर को, जो कि यहाँ पर सारी की सारी लाइटनिंग को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा था। डीन जू शी हुआंग से कहते हैं कि तुम्हें इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों पर निर्भर है कि तुम किस तरीके से अपने मार्शल आर्ट्स को ग्रो करते हो। और अब ये अर्थ रैम्पेज बियर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावर्स को सोखने लगा था। कुछ समय बाद शी हुआंग डीन जू को ये बताता है कि मैं अभी तक अपनी पावर्स को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा टैलेंट उतने काबिल है कि ये कर सके। तो डीन जू शी हुआंग को बताते हैं कि अभी केवल 15 दिन ही हुए हैं और तुम्हारा अर्थ रैम्पेज बियर दुगना हो चुका है, यानी कि उसकी जो ताकत है वो 5000 पाउंड से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सेम पावर वाले किसी को भी धूल चटा सकते हो। तो शी हुआंग कहता है कि लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता जिस पावर को आप अचीव कराना चाहते हो मैं वहाँ पर पहुँच भी पाऊंगा, क्योंकि वैसे मैंने सुन रखा है कि एक बूढ़ा आदमी जो कि वुडन कॉलर के साथ में हो उसकी पावर लेवल कम से कम गोल्डन कॉलर के बराबर होती है। तो डीन जू से कहते हैं कि तुम हमेशा छोटी सोच क्यों रखते हो, तुम बाहर से खुद को काफी कमजोर दिखाते हो लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा मजबूत हो, अभी ठीक तरीके से अर्थ रैम्पेज बियर की ताकत को नहीं जानते। तो शी हुआंग कहता है कि यानी कि मैं अंदर से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं बाहर से कमजोर नजर आता हूँ। तो डीन जू कहते हैं कि चलो मुझसे मजाक करना बंद करो। तो शी हुआंग तुरंत ही यहाँ से भागकर जाने लगता है, जिसको देखकर डीन जू कहते हैं कि इस बार मेरी एकेडमी से टैलेंटेड बच्चा दुनिया के सामने आने वाला है। और हम सबसे पहले देखते हैं शू युफई और यू चैन को, जो कि पहुंच गई होती हैं दोनों की दोनों शी हुआंग के पास में, और वो उससे कहती हैं कि हमने सुना है कि तुम डीन जू की कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हो, जिसके हिसाब से वैसे तुम्हारे अंदर काफी सारे इंक्रीजमेंट तो आने ही आने चाहिए। तभी शू युफई शी हुआंग से कहने लगती है कि क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर तुमने अभी कौन सी नई स्किल सीखी। यू चैन भी कहती है कि हाँ मैं भी वो देखना चाहती हूँ, लेकिन शी हुआंग उन दोनों से ही कहता है कि डीन जू ने मुझसे कहा था कि अपने आप को दूसरों के सामने कमजोर दिखाओ, उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि हम एकदम लो प्रोफाइल वाले इंसान हो। तो फिर वो दोनों ही कहने लगती हैं कि लेकिन तुम्हें हमारे आगे कमजोर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने जो भी सीखा है तुम वो हमें दिखा सकते हो। और वैसे मैंने युनटाई माउंटेन विला में आज काफी सारे गेस्ट को इनवाइट किया है, और उस विला का नाम सुनकर शी हुआंग कहता है कि क्या सच में, क्योंकि वो जगह टियानबे सिटी की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जूरियस जगह है। तो यू चैन कहने लगती है कि तुम आकर चिंता क्यों कर रहे हो, वैसे भी वहाँ का सारा बिल तुम्ही को तो चुकाना है, और
तुम्हारे पास में अब इतना पैसा तो आ ही चुका है कि तुम वो आसानी के साथ में कर दोगे। तो शिवांग कहने लगता है कि आखिर ये कौन सी बात हुई, जब पार्टी तुम्हारी तरफ से है तो उसका बिल भी तो तुम्ही को चुकाना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हो जाता है कि ये पार्टी मेरी तरफ से तुम लोगों को हो रही है। तो यूजन उससे कहते हैं कि तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन यहाँ पर पे तो तुम्ही को करना होगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जाने लगती है और फिर तभी शू युफई शी हुआंग से कहती है कि तुम आकर क्यों डर रहे हो, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एकेडमी में तुम ही सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन चुके हो, इसीलिए ये छोटी मोटी बातें तो हमारे सामने करना भी मत। शी हुआंग कहता है कि आखिर मुझे चिंता किस बात की, चलो अब थोड़ा सा फन करके आते हैं। लेकिन शी हुआंग की इस चाल पर कोई और भी नजर रखे हुए था। इसके बाद फिर हमें उसी लग्जूरियस विला का सीन दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और फिर शी हुआंग, शू युफई और यू चैन तीनों ही उसी विला के अंदर जाने लगते हैं। यू चैन कहती है कि तुम लोग शर्माना बिल्कुल भी मत और सीधे चले आना। और वैसे भी शी हुआंग यहाँ पर काफी सारा धन लेकर आया था, उसके पास में अब ज्यादा पैसा होने की वजह से वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। वहीं पर हमें सिटी के और भी कई सारे लोगों को खाना खाते हुए भी दिखाया जाता है। और वो तीनों जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तभी वहाँ पर ली फेयू, ली जियानफेई और ली जियानची तीनों ही मौजूद थे। जहाँ पर ली जियानफेई शी हुआंग से ये कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम थोड़े से घमंडी किस्म के इंसान हो गए होगे, लेकिन तुम्हारे पास में तो पैसा आते ही तुम तो अय्याशियां करना शुरू कर दिए। लेकिन तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर आने की, क्योंकि ये जगह हम जैसे ली फैमिली वालों के लिए बनी है, ना कि तुम जैसे गरीबों के लिए। और अब इस पूरे टियानबई सिटी में मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी ली जियानची शी हुआंग से ये कहने लगता है कि तुमने जो कुछ भी हमारी फैमिली के साथ में किया है हम वो कभी भी नहीं भूलेंगे, उसका बदला हम तुमसे बहुत ही जल्द लेकर रहेंगे। तुमने तो हमें केवल जरा सा पंजा ही मारा है, लेकिन हम तो तुम्हें चीर कर रख देंगे। तो शी हुआंग कहता है कि मैं उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ जो कि मेरी तरफ उंगली दिखाते हैं। और ली जियानची शी हुआंग के केवल इसी डायलॉग से ही डर गया था। और शी हुआंग उसी के बगल में से जाते हुए उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुमने जो कहा है तुम वो करके दिखाओ, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर हिम्मत है तो कभी भी मुझसे लड़ने के लिए आ जाना। तो ली जियानची के अंकल उसको रोकते हुए उससे कहते हैं कि तुम आकर क्यों उस लड़के के मुंह लग रहे हो जो कि अभी थोड़ी देर में मरने ही वाला हो। लेकिन शी हुआंग उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए शू युफई और यू चैन से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ की सभी से ज्यादा एक्सपेंसिव चीज को ही ऑर्डर करना, क्योंकि हमारे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। मैं यहाँ पर 1 लाख कैटीज को भी खर्च कर सकता हूँ। ली फैमिली वालों की तो हैसियत अब 10,000 कैटीज खर्च करने की भी नहीं बची है। तो यू चैन कहती है कि यानी कि तुम उनसे भी 10 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हो। तभी शू युफई कहती है कि हम लोग यहाँ पर ली फैमिली वालों का ही फेवरेट फूड खाएंगे। जिसके बाद फिर उन तीनों का ही ऑर्डर सर्व कर दिया जाता है। तभी यू चैन कहने लगती है कि आखिर ये तीनों के तीनों जेल से बाहर कैसे आ गए, जरूर ली फैमिली के पीछे मिलोंग वे ही होगा। ली फैमिली वालों ने इतने बड़े बड़े क्राइम किए फिर भी उन लोगों को छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि 13 गोल्डन स्कॉर्पियंस उन्हीं की सेना में ही शामिल थे। तो आखिर ड्रैगन सेक्टर लीडर उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं जिन्होंने मर्डर किए हो, जिन्होंने रॉबरी की हो, लेकिन फिर भी उन्हें जाने दिया। आखिर ये कैसा कानून है। तो यू चैन उससे कहने लगती है कि अभी तुम यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पर हर चीज के 2 पहलू पाए जाते हैं। अगर तुम्हारे पास में पावर है तो तुम काले को भी सफेद बना सकती हो। लेकिन मुझे ये भी बात समझ में नहीं आई कि आखिर इन तीनों को ही बाहर निकालने का मकसद क्या है, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो वैसे भी नाकारे हैं। जरूर किसी न किसी बड़ी पावर के द्वारा वोजियन के ऊपर प्रेशर डाला गया होगा और इसी वजह से मजबूरी में आकर उन्हें इनको छोड़ना ही पड़ा। लेकिन इन तीनों का भी यहाँ पर होना कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। जरूर से ली जी किसी आउटसाइडर के साथ में मिलकर ही काम कर रहा है और ये सभी के सभी यहाँ पर आए होंगे शी हुआंग के लिए, यानी कि यहाँ पर आने की वजह से शी हुआंग की जान अब खतरे में पड़ चुकी थी। और इसी बारे में सोचते हुए शी हुआंग भी ये कहने लगता है कि मैं भी उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तो यू चैन कहती है कि क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो? जो लड़का इतनी कम उम्र में अभी से टियानजियाओ बन गया उसको लगता है कि वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। शू युफई भी उससे कहती है कि तुम मैन हो, मैन तो हमेशा ही स्ट्रांग होते हैं और मेरे हिसाब से तो तुम इतने ताकतवर हो ही कि अकेले ही अपने सभी के सभी दुश्मनों को हरा दो, क्योंकि जब तुम फाइटिंग करने पर आते हो तो बन जाते हो एक स्वॉर्ड गॉड जिसकी पावर को मैच करने की हिम्मत इस पूरे के पूरे 5 एलिमेंटल वर्ल्ड में किसी के भी अंदर नहीं है। तो शी हुआंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और अब से मेरा यही गोल भी है, मैं खुद के अंदर इनविंसिबल स्ट्रेंथ लेकर आऊंगा ताकि अब दोबारा से ली फैमिली वाले या कोई भी मुझे कभी भी बुली करने की हिम्मत ना करे। तो यू चैन कहती है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें चैलेंज करना सीखना होगा, क्योंकि कोई भी नाइफ तभी शार्प होती है जब उसको बार बार घसीटा जाए और अगर तुम खुद को बार बार चैलेंजेस देते रहोगे तो तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वैसे तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम अब टियानबई सिटी के टियानजाओ बन चुके हो, जिससे कि टियानबई सिटी का हर एक पावरफुल बंदा अब तुम्हें चैलेंज जरूर से करना चाहेगा और बहुत से लोग तो ये भी चाहते होंगे कि वो तुम्हें हरा कर और भी ज्यादा नाम कमा ले, क्योंकि तुम तो वैसे भी पूरे टियानबई सिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो। इसलिए बस तुम्हें काम यही करना है कि तुम्हें अपने अर्थ रैम्पेज बियर को दूसरों के सामने कमजोर दिखाना है ताकि उन लोगों को यही लगे कि ये अभी तक अपने
अर्थ रैम्पेज बियर की पावर को बढ़ा ही नहीं पाया है, जिससे कि लोगों को ये लगने लगे कि अभी भी उनके पास में तुम्हें हराने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो शीवांग कहने लगता है कि अगर डीनजू के सामने किसी ने मुझे कमजोर बुलाया या मैं उनके सामने कमजोर नजर आया तब तो वो मुझे खुद से ही मार देंगे। लेकिन तभी शीवांग को एहसास होता है कि कोई तो यहाँ पर आने वाला है, जिसके अगले ही पल यहाँ का दरवाजा तोड़ते हुए एक बंदा अंदर आ जाता है जिसका नाम होता है बाई यूजिंग। वो ढूंढता फिर रहा होता है शी हुआंग को और वो उसके सामने आते ही कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन शी हुआंग कहता है कि मैं भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तो बाई यूजिंग कहता है कि क्या तुम मुझसे डर गए हो? तो शी हुआंग कहता है कि क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि अगर कोई इंसान खाना खा रहा हो तो उसको बीच में परेशान नहीं करते, लेकिन तुम तो यहाँ पर आते ही पागलों के जैसे बातें करने लगे हो। तो बाई यूजिंग कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और तुम्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। तो शिवंग उससे कहने लगता है कि क्या सच में? लेकिन मैं तो अभी तक तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि तुम आखिर हो कौन। तो वो बंदा बताता है कि मेरा नाम है बाई यूजिंग और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। और बाई यूजिंग के बारे में बताते हुए यू चैन शी हुआंग से यह कहती है कि तुम्हारी टियानबेई सिटी के टियानजाओ बनने से पहले बाई यूजिंग ही टियानबेई सिटी का गौरव कहलाता था और आज भी ये फेमस है, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी के सामने ये अब कमजोर पड़ चुका है। शिवांग कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो, लेकिन चाहे जो भी हो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं खाना खा रहा हूँ। बाई यूजिंग कहता है कि तुम सच में एक क्रेजी इंसान हो जो कि तुम अभी तक मेरी ताकत को समझ नहीं पाए हो। तो शिवांग कहने लगता है कि ये सब कुछ तो तुमने ही शुरू किया, बेकार में ही किसी के दरवाजे को तोड़ दिया बिना उसको आराम से खोले। तो अब तुम ही बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा बड़ा पागल इंसान कौन है? तो बाई यूजिंग कहता है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, इसीलिए तुमसे ज्यादा पागल भी मुझे ही होना चाहिए। लेकिन क्या अब तुम मेरे फाइटिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि कोई भी कमजोर इंसान टियानबेई सिटी का टियानजाओ कहलाए और वो उसके काबिल ही ना हो। इससे तो मेरी टियानबेई सिटी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। और वो यहाँ पर एक बंदे के स्वॉर्ड को लेकर एक ऐसा स्पेल कास्ट कर देता है इससे कि अगर शी हुआंग ने फाइट करने से मना किया तो उसको हारा हुआ मान लिया जाएगा। और बाई यूजिंग कहने लगता है कि मैं नीचे की तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यूचेन बताने लगती है कि अभी इस बंदे ने फोल्डिंग स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया है, जिसके हिसाब से अगर तुमने फाइट करने से मना कर दिया तो तुम्हें हारा हुआ मान लिया जाएगा। शिवांग कहता है कि ये बंदा तो सच में मुझे क्रेजी ही लगता है, मैंने आज तक कभी भी इसके जैसा पागल नहीं देखा। ये खुद भी नहीं जानता कि इसने फाइट के लिए चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अब इसके साथ में होगा क्या? बाई यूजिंग कहता है कि बातें करना बंद करो और फाइट करने के लिए आ जाओ। तो शिवांग कहता है कि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है और बस सीधा जंप लगा जाता है नीचे की तरफ और अपनी एक बहुत ही पावरफुल किक को यूज करने वाला था बाई यूजिंग के ऊपर। तो बाई यूजिंग कहता है कि अब तुम्हारा मुकाबला एक असली फाइटर के साथ में हो रहा है और वो उसको रोकने के लिए यूज करने वाला है अपनी वज्रा फिस्ट को। और इस अटैक से उन दोनों को ही एक दूसरे की पावर्स का अंदाजा ही हो चुका था। शिवांग बाई यूजिंग से कहने लगता है कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला चुके हो और वो अपना एक काफी पावरफुल अटैक करके बाई यूजिंग को पीछे हटा देता है। तो बाई यूजिंग उससे कहने लगता है कि अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो मेरी ज्यादा ताकतों को यूज करने के लिए, और वो यूज करता है अपनी एल्फ वॉकिंग टाइगर यिन को। तो शिवांग कहता है कि क्या सच में तुम केवल इतना ही कर सकते हो? और वो अपने अर्थ रैम्पेज बियर को लाकर उसकी टाइगर यिन को केवल एक ही झटके के साथ में खत्म कर देता है, जिससे कि बाई यूजिंग भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। और इस बार शिवांग उसके ऊपर एक डेडली अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर उसको रोकने के लिए एक और वॉरियर आ चुका था जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलर कैटेगरी में आने वाला बंदा है। यानी कि इन सभी ने मिलकर प्लानिंग बनाई है शी हुआंग को जान से मारने की, जिनके यू चैन और शू यूफेई दोनों ही उसकी मदद करने के लिए जाने वाले थी। लेकिन तभी वहां पर उन दोनों को ही रोकने के लिए आ जाता है लीजी। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।